फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड प्रस्तुत करता है नेशनल स्टार, भारत का अंतरिक्ष वीर। ये ब्रह्मांड अनंत है, जहां असंख्य तारे, आकाशगंगाएं और अनदेखी शक्तियां मौजूद हैं। लेकिन इन सब के बीच एक कहानी ऐसी है जो सिर्फ अंतरिक्ष की नहीं, बल्कि साहस, त्याग और देशभक्ति की है। जब धरती पर शांति थी, तब अंतरिक्ष की गहराइयों में एक नई हलचल जन्म ले रही थी। अदृश्य शक्तियां मानव सभ्यता को चुनौती देने की तैयारी कर रही थीं। और उसी समय भारत ने ठान लिया, अब वह सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करेगा, बल्कि तारों के पार भी अपनी पहचान बनाएगा। ये कहानी है एक साधारण युवा की, जिसके पास शुरुआत में कोई विशेष ताकत नहीं थी, लेकिन उसके दिल में था अटूट विश्वास, आंखों में था एक बड़ा सपना, और रगों में दौड़ रहा था देश के लिए कुछ कर दिखाने का जुनून। जब हालात असंभव लगने लगते हैं, जब पूरी दुनिया हार मान लेती है, तब जन्म लेता है एक ऐसा वीर जो अपने साहस से इतिहास की दिशा बदल देता है। नेशनल स्टार, भारत का अंतरिक्ष वीर, एक ऐसी गाथा है जहां विज्ञान और वीरता साथ चलते हैं, जहां तकनीक और त्याग मिलकर रचते हैं नया भविष्य, और जहां एक युवा का संघर्ष उसे बना देता है पूरे राष्ट्र की उम्मीद। तैयार हो जाए, क्योंकि फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड पर शुरू होने जा रही है एक ऐसी दास्तान जो सीमाओं से परे है और जिसका लक्ष्य है तारों से भी आगे। रॉकेट फैंटेसी नॉवेल प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अब शुरू। हेडफोन फायर, आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। आज से फैंटेसी नॉवेल प्रीमियम ऑडियो सीरीज का सब्सक्रिप्शन आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। मनी, अब हर दिन मिलेगा आपको एक्सक्लूसिव प्रीमियम कंटेंट सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। मनी बैक सब्सक्रिप्शन प्लान, 1 महीना -149 रुपये, 3 महीने -399 रुपये, 6 महीने -749 रुपये, 1 साल -1299 रुपये। कैलेंडर, हर दिन नए एपिसोड टेलीग्राम चैनल पर। 1 शेड्यूल, स्मॉल डायमंड दिन 1 टैलेंट थीफ के एपिसोड, स्मॉल डायमंड दिन 2 मजबूरी का अमीर आरव के एपिसोड, स्मॉल डायमंड इसके बाद रोजाना बारी बारी से शफल फॉर्मेट, यानी हर दिन मिलेगा नया और ताज़ा कंटेंट। फायर स्पेशल अपडेट, अगर द डिवाइन बीस्ट ईरा, जॉब शिफ्ट, राइज ऑफ प्रले सर्पेंट और लॉर्ड ऑफ सेक्रेड वाटर को आप लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलता है, तो ये सीरीज भी बहुत जल्द प्रीमियम मेंबरशिप में जोड़ दी जाएंगी। मनी, न कोई देरी, न कोई इंतजार, सिर्फ दमदार और लगातार ऑडियो स्टोरी टेलिंग। सेल फोन विद एरो, तुरंत अपडेट और सब्सक्रिप्शन डिटेल्स के लिए हमारे फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करें। मनी प्रीमियम मेंबर्स को मिलेगा सबसे पहले एक्सेस, रोज नए एपिसोड, हाई क्वालिटी ऑडियो, एक्सक्लूसिव कंटेंट। अब वक्त है लेवल अप करने का। टक्कर, आज ही फैंटेसी नॉवेल प्रीमियम ज्वाइन करें और इस लेजेंडरी सफर का हिस्सा बने। रॉकेट फायर, नेशनल स्टार, भारत का अंतरिक्ष वीर। एपिसोड 1, प्रज्वलित चेतना का उदय। साल 2085 का भारत वह गौरवशाली राष्ट्र था जिसने अपनी तकनीकी शक्ति और अदम्य साहस से पृथ्वी की सीमाओं को लांघ लिया था। भारतीय वैज्ञानिकों ने परमाणु शून्य ऊर्जा और क्वांटम थ्रस्टर्स के बल पर अंतरिक्ष में नए उपनिवेश बसा लिए थे। ब्रह्मांड के इस युग को खंडित नक्षत्र युग कहा जाता था, जहां प्राचीन आकाशगंगाओं के अवशेष तैरते हुए द्वीपों के रूप में मौजूद थे। इन द्वीपों पर कब्जा करने और वहां के दुर्लभ खनिजों को हासिल करने के लिए कई आकाशगंगाओं की सभ्यताएं आपस में टकरा रही थीं। इन्हीं के बीच भारतीय अग्नि सभ्यता अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रही थी और तिरंगा अब केवल पहाड़ों पर नहीं, बल्कि सितारों के बीच लहरा रहा था। श्वेत शिखर नाम के एक विशाल तैरते हुए भूखंड पर स्थित आर्यवर्त प्रथम अकादमी में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण था। यहाँ आज अग्नि जागृति का समारोह होने वाला था। 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके सैकड़ों छात्र अपनी किस्मत आजमाने के लिए कतारों में खड़े थे। नियम सरल था, यदि आप अग्नि स्रोत बीज को स्पर्श करते समय अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर लेते हैं, तो आपको अपना निजी अग्नियान मिलता है, जो एक अंतरिक्ष योद्धा के रूप में आपकी पहचान बन जाता है। ये पल किसी भी नागरिक के लिए शून्य से नायक बनने का सबसे बड़ा अवसर था। इन्हीं छात्रों के बीच खड़ा था वीर। वीर एक साधारण मैकेनिक का काम करता था, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही गंभीरता थी। वह एक पुनर्जन्म प्राप्त चेतना थी, जिसे अपने पिछले जीवन की जटिल तकनीकी स्मृतियां याद थीं। उसके सीने पर एक प्राचीन ताबीज लटका था, जिसे वह नक्षत्र बाजार आदेश कहता था। पिछले 30 वर्षों से यह एक बेजान पत्थर की तरह था, लेकिन आज जैसे जैसे वीर जागृति मंच के करीब पहुंच रहा था, वह ताबीज उसके सीने पर हल्का हल्का धड़कने लगा था। वीर को महसूस हो रहा था कि आज उसकी नियति बदलने वाली है। वीर के साथ उसका सबसे करीबी मित्र विक्रांत खड़ा था। विक्रांत कदकाठी में किसी ऊंचे पहाड़ जैसा मजबूत और अडिग था। उसने घबराते हुए वीर से कहा, भाई, अगर आज मेरा बीज जागृत नहीं हुआ तो मुझे वापस अपने गांव जाकर खेती करनी होगी। मैं इन बंद दीवारों में नहीं मरना चाहता वीर। मैं अंतरिक्ष की गहराइयों को छूना चाहता हूँ, सितारों के पार जाना चाहता हूँ। वीर ने मुस्कुराकर विक्रांत के मजबूत कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, विक्रांत, खुद पर भरोसा रख।
तेरी रगों में जिस योद्धा का खून है वह कभी हार नहीं मान सकता। तू जरूर एक महान पायलट बनेगा, बस अपनी आंतरिक अग्नि को पहचान। तभी अग्निबयुरो के मुख्य अधिकारी की भारी और रोबीली आवाज गूंजी, विक्रांत, मंच पर आओ। विक्रांत कांपते कदमों से आगे बढ़ा। जैसे ही उसने अपनी हथेली उस नीली लौ वाले दिव्य अग्नि बीज पर रखी, एक जोरदार सफेद रोशनी पूरे मैदान में बिजली की तरह फैल गई। अधिकारी की आंखों में प्रशंसा की चमक आ गई। उसने ऊंची आवाज में घोषणा की, विक्रांत, अग्नि जागृति सफल। बीज की गुणवत्ता धवल व्हाइट। पूरा मैदान तालियों की गूंज से भर गया। धवल गुणवत्ता का मतलब था कि विक्रांत को अब सरकार और बड़े कॉर्पोरेट घरानों से असीमित संसाधन और निवेश मिलेगा। वह अब एक साधारण छात्र नहीं बल्कि एक उभरता हुआ स्टार कैडेट था। अब बारी वीर की थी। जैसे ही उसका नाम पुकारा गया, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वीर पूरी गरिमा और शांति के साथ मंच पर चढ़ा। उसने अपनी आंखें बंद की और उस प्राचीन दहकती हुई अग्नि को छुआ। स्पर्श करते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा उसके शरीर के रोम रोम से होकर गुजरी हो। उसके गले में लटका नक्षत्र बाजार आदेश अचानक अंगारे की तरह दहकने लगा। उसके दिमाग में एक रहस्यमयी यांत्रिक आवाज गूंजी, सिस्टम एक्टिवेटेड। अग्नि बीज के साथ तालमेल बिठाया जा रहा है। आदिम नक्षत्र बाजार अनलॉक हो रहा है। तभी अधिकारी की आवाज ने उसे हकीकत में वापस खींच लिया, वीर, अग्नि जागृति सफल। बीज की गुणवत्ता रंगहीन कलरलेस। भीड़ में दबी कुचली हंसी गूंज उठी। रंगहीन बीज को सबसे कमजोर और निम्न स्तर का माना जाता था। इसका मतलब था कि वीर का भविष्य बहुत ही साधारण होगा। उसे रसद ढोने वाले जहाजों का काम मिलेगा और उसका अंतरिक्ष यान कभी भी शक्तिशाली नहीं बन पाएगा। विक्रांत का चेहरा अपने दोस्त के लिए उतर गया, लेकिन वीर के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसे पता था कि उसकी आंखों के सामने जो होलोग्राफिक स्क्रीन दिख रही थी वह कोई अधिकारी नहीं देख सकता था। उसके पास अब नक्षत्र बाजार तक पहुंच थी, जो ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली वस्तुओं का गुप्त पोर्टल था। तभी अचानक प्रकृति ने करवट ली। आकाश का रंग नीले से गहरा काला और फिर खून जैसा लाल होने लगा। चेतावनी के सायरन पूरे श्वेत शिखर पर गूंजने लगे। अग्निबयुरो के रडार पर हजारों अज्ञात और आक्रामक सिग्नल उभर आए। आक्रमण, छाया शिकारियों का आक्रमण, डिफेंस शील्ड्स एक्टिवेट करो। चिल्लाते हुए एक सुरक्षा अधिकारी अंदर भागा। आसमान को चीरते हुए काले रंग के नुकीले और डरावने अंतरिक्ष यान बादलों से बाहर निकलने लगे। ये एक छाया शिकारी नाम की एक क्रूर एलियन सभ्यता थी जो मानव बस्तियों को लूटने और तबाह करने के लिए कुख्यात थी। उन्होंने नीचे खड़े निहत्थे छात्रों और नागरिक इमारतों पर लेजर बम बरसाने शुरू कर दिए। पूरे शहर में हाहाकार मच गया। आग की लपटें आसमान छूने लगीं। विक्रांत चिल्लाया, वीर, जल्दी भागो, हमें अंडरग्राउंड बेस के भीतर शरण लेनी होगी। ये तबाही मचा देंगे। लेकिन वीर की प्रखर नजरें कहीं और थीं। उसने देखा कि एक छाया शिकारी यान सीधे अकादमी के मुख्य ऊर्जा केंद्र पावर कोर की ओर बढ़ रहा है। अगर वह केंद्र नष्ट हो गया तो पूरे श्वेत शिखर की एंटी ग्रेविटी फेल हो जाएगी और यह विशाल भूखंड अंतरिक्ष के शून्य में गिरकर राख हो जाएगा। हजारों निर्दोष लोग मारे जाएंगे। वीर ने बिना एक पल गनवाए पास खड़े अपने छोटे से ध्रुव 7 श्रेणी के शुरुआती यान की ओर दौड़ लगा दी। ये यान अभी ठीक से सक्रिय भी नहीं हुआ था और इसकी क्षमता बहुत कम थी, लेकिन वीर ने अपनी रंगहीन अग्नि ऊर्जा को यान के मुख्य कंट्रोल पैनल में झोंक दिया। सिस्टम प्रोटोकॉल ओवरराइड करो। नक्षत्र बाजार से प्रवेग बूस्टर, एक्सेलरेशन बूस्टर और अग्नि कवच उधार लो। वीर ने अपने मन की गहराई से आदेश दिया। अचानक उस छोटे से और कमजोर दिखने वाले यान से नीली रोशनी की एक प्रचंड लहर निकली। यान का इंजन किसी भूखे शेर की तरह दहाड़ उठा। विक्रांत और बाकी छात्र अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे जब उन्होंने देखा कि वीर का यान किसी उल्कापिंड की गति से आसमान की ओर बढ़ा। ऊपर अंतरिक्ष के किनारे पर वीर का मुकाबला 3 घातक दुश्मन जहाजों से था। उन्होंने वीर पर लाल रंग के लेजर दागने शुरू किए। वीर ने अपने पिछले जीवन के इंजीनियरिंग ज्ञान और नए सिस्टम की मदद से यान को हवा में ही ऐसी कलाबाजियां खिलाईं जो किसी प्रो पायलट के लिए भी नामुमकिन थीं। उसने पहचाना कि दुश्मन के यान की ऊर्जा ढाल एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रही थी। उसने अपने यान के ट्रांसमीटर को उस फ्रीक्वेंसी पर सेट किया और अपनी मुट्ठी भींचते हुए चिल्लाया, भारत माता की जय। अब मेरी बारी है। उसने एक ही सटीक पल्स हमला किया और दुश्मन का प्रमुख यान मलबे में तब्दील हो गया। लेकिन राहत की सांस लेने का समय नहीं था। तभी बादलों के पीछे से एक विशालकाय मदरशिप उभरा जो आकार में पूरे शहर को ढक रहा था। उस जहाज के बीचों बीच से एक अत्यंत शक्तिशाली विनाशक किरण चार्ज हो रही थी, जिसका निशाना सीधे वीर का घर और उसकी अकादमी थी। वीर ने अपने यान के डैशबोर्ड पर देखा। उसका ऊर्जा स्तर 3% तक गिर गया था। यान के भीतर रेड अलार्म चीख रहे थे और केबिन में धुआं भर रहा था। अगर मैंने इसे यहाँ नहीं रोका तो आज कोई नहीं बचेगा। मेरे देश के भविष्य को ये दरिंदे नहीं छू सकते, वीर ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी रगों में देशभक्ति का उबाल आ रहा था।
उसने अपनी चेतना को पूरी तरह से नक्षत्र बाजार के उस गुप्त पोर्टल में डुबो दिया। वहां उसे एक पुरानी धूल भरी क्वांटम प्रहार मिसाइल दिखी जिसकी कीमत हजारों नक्षत्र सिक्के थी जो उसके पास नहीं थे। मेरी आत्मा गिरवी रख लो, मेरा भविष्य ले लो, लेकिन मुझे वो मिसाइल अभी चाहिए। मैं अपने लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। वीर ने मानसिक रूप से पूरी शक्ति से चिल्लाया। एक अंधी कर देने वाली चमक हुई और उसके छोटे से यान के नीचे एक विशाल और भव्य मिसाइल प्रकट हो गई जिस पर प्राचीन भारतीय भाषा में कुछ शब्द खुदे थे। वीर ने अपनी बची कुची पूरी प्राण ऊर्जा उस मिसाइल के ट्रिगर में डाल दी। यान का ढांचा अत्यधिक दबाव के कारण चरमराने लगा। खिड़कियों के शीशे चटकने लगे और वीर के कान और नाक से खून की धार बहने लगी, लेकिन उसका हाथ ट्रिगर पर अडिग था। अब या तो मैं रहूंगा या ये काल। उसने बटन दबा दिया। वह मिसाइल एक जलते हुए सूर्य की तरह दुश्मन के मदरशिप की ओर बढ़ी। एक ऐसा महाधमाका हुआ जिसने कुछ क्षणों के लिए रात को चकाचौंध भरे दिन में बदल दिया। पूरा आकाश कांप उठा। शॉकवेव इतनी शक्तिशाली थी कि वीर का छोटा यान कागज के टुकड़े की तरह हवा में उछल गया और अनियंत्रित होकर एक पास ही बन रहे रहस्यमयी ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण सीमा में खींचा चला गया। वीर की चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसे रेडियो पर विक्रांत की रोती हुई आवाज और कमांड सेंटर के अधिकारियों की हताश पुकारें सुनाई दे रही थी। वीर, वापस आओ। वीर, क्या तुम सुन पा रहे हो? लेकिन वीर का यान अब पूरी तरह नियंत्रण खो चुका था और उस विशाल अंधेरे ब्लैक होल के मुख में समा रहा था। मौत सामने थी, लेकिन वीर के चेहरे पर एक सुकून था कि उसने अपना कर्तव्य पूरा किया। अंधेरे में पूरी तरह डूबने से पहले उसकी होलोग्राफिक स्क्रीन पर एक अंतिम संदेश चमका। महामिशन अनलॉक, सम्राट का काल। लक्ष्य, अपने पिता को कैद से आज़ाद करें। स्थान, शून्य के उस पार की आकाशगंगा। वीर की आंखें बंद हो गईं और उसका यान उस अनंत गहराई में ओझल हो गया। क्या वीर इस महाप्रलय से जीवित बच पाएगा? क्या वह रंगहीन बीज के साथ ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा, नेशनल स्टार, बन पाएगा? और उस ब्लैक होल के पार उसके पिता का क्या रहस्य छिपा है? वीर का असली सफर तो अब शुरू हुआ है, जहां विज्ञान और साहस की नई परिभाषा लिखी जाएगी। नेशनल स्टार, भारत का अंतरिक्ष वीर। एपिसोड 2, वज्रकाया और आकाशयान का मिलन। आर्यवर्त प्रथम अकादमी के विशाल प्रांगण में धूल और धुएं के बीच सन्नाटा पसर गया था। हमलावर पीछे हट चुके थे, लेकिन हवा में अभी भी बारूद और ओजोन की गंध घुली हुई थी। वीर का यान उस ब्लैक होल की सीमा से बाल बाल बचकर वापस बेस की ओर लौट आया था, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। लेकिन उत्सव मनाने का समय नहीं था। अग्नि जागृति के तुरंत बाद का अगला चरण सबसे महत्वपूर्ण था, शरीर का रूपांतरण और युद्धपोत का एकीकरण। अकादमी के मुख्य कार्यालय भवन से एक भारी और गंभीर आवाज गूंजी, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सभी ध्यान दें, जितने भी छात्र अपनी अग्नि जागृति में सफल रहे हैं, वे तुरंत अपने कक्षा अध्यापकों के साथ अग्नि भवन की ओर प्रस्थान करें। जो छात्र विफल रहे हैं, वे अगले 1 घंटे के भीतर गरिमा के साथ अकादमी परिसर खाली कर दें। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, सभी ने ऊपर की ओर देखा। कार्यालय भवन की छत से एक आकृति बिजली की गति से आसमान की ओर उड़ी। उनके चारों ओर गहरे रंग की ऊर्जा की लहरें उठ रही थीं। अगले ही पल उनके पैरों के नीचे से काले और सुनहरे रंग की अग्नि का एक चक्र निकला और वे पलक झपकते ही गायब हो गए। जब वे दोबारा प्रकट हुए तो वे छात्रों के ठीक ऊपर शून्य में स्थिर खड़े थे। ये रुद्र प्रताप सिंह थे, आर्यवर्त प्रथम अकादमी के प्रधानाचार्य। उनके बारे में अफवाह थी कि वे एक उच्च स्तरीय नक्षत्र युद्धपोत के कमांडर हैं और उनका जीवन स्तर तीसरे चरण थर्ड स्टेज तक पहुंच चुका है। पिछले 150 वर्षों से वे इस अकादमी का नेतृत्व कर रहे थे और उनका खौफ और सम्मान दोनों ही अद्वितीय थे। हवा में खड़े रुद्र प्रताप सिंह के शरीर से निकलने वाले हल्के दबाव को महसूस करते हुए वीर को ऐसा लगा जैसे उसके कंधों पर 100 किलो का बोझ रख दिया गया हो। हालांकि वीर की प्राण संचालन तकनीक गाइडिंग आर्ट चौथे स्तर तक पहुंच चुकी थी, इसलिए वह इस दबाव को झेलने में सक्षम था, लेकिन वह समझ गया कि यह प्रधानाचार्य की असली शक्ति का मात्र एक छोटा सा अंश था। यदि वे अपनी पूरी ऊर्जा छोड़ देते तो यहाँ मौजूद आधे छात्रों की हड्डियां टूट जातीं। वीर की सांसें थोड़ी भारी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। इसके बजाय उसकी आंखों में एक तीव्र चमक थी। हवा में चलना, शून्य पर पैर रखना, ये वही शक्ति थी जिसके सपने उसने अपने पिछले जीवन में देखे थे। अपनी आंखों के सामने इस चमत्कार को देखते हुए उसका दिल गर्व से भर गया। प्रधानाचार्य की देखरेख में काम तेजी से शुरू हुआ। लगभग 200 सफल छात्रों का समूह तेजी से अग्नि भवन की ओर बढ़ा। वीर ने अपनी नज़रों के कोने से देखा कि उसकी कक्षा के केवल 16 छात्र ही सफल हो पाए थे। उनमें से केवल 2 के पास धवल व्हाइट स्तर के बीज थे, एक उसका मित्र विक्रांत और दूसरा आर्यन। बाकी सभी 14 छात्रों के पास वीर की तरह ही रंगहीन कलरलेस बीज थे। रूपांतरण का कक्ष, वज्रकाया की शुरुआत। अग्नि भवन की दूसरी मंजिल पर कायाकल्प कक्ष संख्या 5 में उनके अध्यापक आचार्य वशिष्ठ के मार्गदर्शन में सभी 16 छात्र अलग अलग कायाकल्प पॉड्स में लेट गए।
वीर जब उस पॉड के भीतर गया तो उसे एक ठंडी और धातु जैसी गंध महसूस हुई। आचार्य वशिष्ठ ने सक्रियण बटन दबाया और पॉड्स धीरे धीरे बंद हो गए। पूरी तरह सील होने के बाद पॉड के भीतर एक घनी और रहस्यमयी ऊर्जा भरने लगी। इसे अग्नि तत्व या ईथर कहा जाता था। वीर बिल्कुल भी घबराया नहीं था, उसे पता था कि यह प्रक्रिया अनिवार्य है। अग्नि बीज जागृत होने के बाद शरीर को उस ऊर्जा को संभालने के काबिल बनाना जरूरी था। भारतीय नक्षत्र सभ्यता की महानता इसी ऊर्जा में छिपी थी। यह ऊर्जा ब्रह्मांड की किसी भी ज्ञात शक्ति को अपने भीतर समाहित कर सकती थी। इसी के माध्यम से भारत ने नक्षत्र सागर के संसाधनों को अपने उपयोग के लिए बदलना सीखा था। हालांकि शुरुआती जागृति के समय मानव शरीर इस नई ऊर्जा को तुरंत स्वीकार नहीं कर पाता और अस्वीकृति रिजेक्शन की प्रतिक्रिया देता है। वीर ने अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर के भीतर प्राण संचालन शुरू किया। पॉड के भीतर मौजूद काली ऊर्जा उसकी त्वचा के छिद्रों से भीतर घुसने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों छोटी सुइयां एक साथ उसके शरीर में चुभ रही हों। ये दर्द असहनीय था, लेकिन वीर ने अपने दांत पीस लिए। वह जानता था कि ये दर्द ही उसे वज्रकाया प्रदान करेगा। काफी समय बीतने के बाद वीर को अपने माथे के बीचों बीच दोनों बाहों के मिलन स्थल पर एक भारीपन और दबाव महसूस हुआ। उसका हृदय खुशी से भर गया। इसका मतलब था कि उसका रूपांतरण पूरा होने वाला था। जब शरीर पूरी तरह से अग्नि तत्व को अपना लेता है तो माथे में अग्नि द्वार किंडलिंग एंसेस्ट्रल एपर्चर का निर्माण होता है। यही वह स्थान है जहां अग्नि बीज निवास करता है और भविष्य में यही वह जगह होगी जहां उसका विशाल युद्धपोत सूक्ष्म रूप में संग्रहित रहेगा। कुछ मिनटों बाद सभी 16 छात्र पौध से बाहर निकले। उनके शरीर पहले से कहीं ज्यादा सुगठित और आंखों में एक नई चमक थी। उन्होंने सफलतापूर्वक अपना अग्नि द्वार खोल लिया था। बहुत अच्छे, आचार्य वशिष्ठ ने गर्व से कहा। अब आखिरी कदम की ओर बढ़ते हैं, युद्धपोत का विलय। जब तक तुम्हारा बीज एक सामान्य यान के साथ मिलकर उसे अग्निपोत में नहीं बदल देता, तब तक तुम एक सच्चे उत्तराधिकारी नहीं कहलाओगे। नक्षत्र हैंगर ध्रुव श्रेणी यान का मिलन। अग्नि भवन के ठीक पीछे एक विशाल सैन्य अड्डा था। यहाँ हजारों की संख्या में ध्रुव श्रेणी के खोजी यान खड़े थे। ये यान दिखने में छोटे लेकिन बेहद फुर्तीले थे। भारतीय तकनीक के ये शुरुआती मॉडल हर नए पायलट के लिए पहला कदम होते थे। यहाँ किसी के पास चुनने का विकल्प नहीं था। सभी नए बीजों को अनिवार्य रूप से इसी श्रेणी के यान के साथ विलय करना पड़ता था। इसे अग्नि शटल भी कहा जाता था। वीर, आचार्य ने पुकारा। वीर आगे बढ़ा। उसके सामने एक चमकदार चांदी के रंग का ध्रुव शटल खड़ा था। वीर ने अपने शरीर के भीतर बहती हुई ऊर्जा को नियंत्रित किया और उसे अपने माथे के अग्नि द्वार पर केंद्रित किया। देखते ही देखते उसके माथे से एक दिव्य प्रकाश की किरण निकली और सीधे शटल के ढांचे में समा गई। अगले ही पल वीर के माथे में एक जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ। उस खिंचाव के कारण उसके सामने खड़ा विशाल शटल धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। वह छोटा होते होते एक नाखून के आकार का हो गया और वीर के माथे के भीतर समा गया। वीर ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और अपने अग्नि द्वार के भीतर की स्थिति को देखा। उस शून्य स्थान के केंद्र में उसकी रंगहीन अग्नि जल रही थी और उसके ठीक ऊपर उसका ध्रुव शटल उस अग्नि की लपटों में तैर रहा था। कुछ ही मिनटों में वीर की चेतना के सामने एक चमकदार स्क्रीन उभर आई। यह उसके यान का गुणधर्म पैनल, प्रॉपर्टी पैनल था। यान का गुणधर्म विवरण। तारांकन नाम अभी नाम नहीं दिया गया। तारांकन मॉडल अग्नि शटल ध्रुव श्रेणी। तारांकन स्तर लव 0। तारांकन बुनियादी घटक। तारांकन रंगहीन अग्नि ढांचा लव 0। तारांकन अग्नि मुख्य तोप लव 0। तारांकन अग्नि सहायक तोप लव 0। तारांकन कवच प्लेटिंग लव 0। तारांकन अग्नि इंजन लव 0। तारांकन ऊर्जा ढाल लव 0। तारांकन नक्षत्र रडार लव 0। तारांकन साधना कक्ष लव 0 8/8। तारांकन अतिरिक्त घटक कोई नहीं 0/2। तारांकन ऊर्जा भंडार 100 1000। तारांकन सामग्री कोई नहीं। वीर की नज़रें बुनियादी घटकों पर टिक गईं। ये सभी मानक उपकरण थे जो हर नए पायलट को मिलते थे। उसका रंगहीन ढांचा सीधे उसके अग्नि बीज से जुड़ा था। इसे अपग्रेड करने के लिए फ्लोटिंग लैंड ओरिजिन तैरते भूखंड का सार की आवश्यकता थी। वीर अभी अपनी स्क्रीन को और गहराई से देखना ही चाहता था कि आचार्य वशिष्ठ की आवाज़ गूंजी। अगला छात्र, जल्दी करो, हमारे पास समय कम है। मजबूरन वीर को अपनी चेतना वापस सामान्य अवस्था में लानी पड़ी। धीरे धीरे सभी छात्रों ने अपने अपने यानों का विलय पूरा कर लिया। सौभाग्य से किसी का विलय विफल नहीं हुआ, जिससे शिक्षकों ने राहत की सांस ली। यान का विलय विफल होने की संभावना बहुत कम होती थी, लेकिन यदि ऐसा होता तो उसे दोबारा प्रयास करने के लिए 1 महीने का इंतजार करना पड़ता। और यही सबसे बड़ी समस्या थी। अग्नि जागृति के बाद के पहले 3 दिन सुरक्षा काल कहलाते थे। इस दौरान यदि कोई पायलट अंतरिक्ष की गहराइयों में अन्वेषण के लिए जाता है तो खतरा न्यूनतम होता है।
यह नए पायलटों के लिए एक तरह का ईश्वरीय वरदान था, जहां वे बिना किसी जानलेवा जोखिम के अनुभव और संसाधन इकट्ठा कर सकते थे। वीर ने अपनी मुट्ठी कसी। उसे पता था कि उसके पास केवल 3 दिन है खुद को साबित करने के लिए। उसके नक्षत्र बाजार वाले सिस्टम ने पहले ही उसे एक गुप्त मिशन का संकेत दे दिया था। तैयारी और मानसिक द्वंद्व। जैसे ही समारोह समाप्त हुआ, विक्रांत वीर के पास दौड़कर आया। उसका धवल यान बहुत शक्तिशाली महसूस हो रहा था। भाई, मेरा पैनल देख, मेरी तोप की मारक क्षमता शुरू से ही 20% ज़्यादा है। तेरा कैसा है? वीर ने अपना पैनल साझा नहीं किया, बस मुस्कुरा दिया। मेरा भी ठीक है विक्रांत, बस थोड़े अभ्यास की ज़रूरत है। सुन, विक्रांत ने फुसफुसाते हुए कहा, आज रात हम हॉस्टल से निकलकर शहर के बाजार चलेंगे। सुना है वहाँ ऊर्जा क्रिस्टल की सेल लगी है। हमें अपने यान के ऊर्जा भंडार को भरने के लिए कुछ सामान चाहिए होगा। वीर ने मना कर दिया। नहीं विक्रांत, तू जा, मुझे कुछ ज़रूरी साधना करनी है। कल सुबह हमें अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा पर निकलना है, मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। विक्रांत ने कंधे उचकाए और चला गया। वीर अपने छोटे से कमरे में वापस आ गया। उसने दरवाज़ा बंद किया और ज़मीन पर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, जहां वह ताबीज अब तेजी से धड़क रहा था। अब बताओ, तुम क्या दिखाना चाहते हो? वीर ने मन में कहा। अचानक उसके सामने एक ऐसी स्क्रीन खुली जो अकादमी के सिस्टम से बिल्कुल अलग थी। ये नक्षत्र बाजार का वास्तविक इंटरफेस था। स्वागत है वीर, आपके पास 0 नक्षत्र सिक्के हैं। वर्तमान नीलामी, सूर्य किरण, ऊर्जा कोर प्रारंभिक बोली 500 सिक्के। विशेष सूचना, आपका रंगहीन बीज वास्तव में आदिम 0 बीज है जो हर संसाधन को सोखकर विकसित हो सकता है। वीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिसे दुनिया रंगहीन और बेकार समझ रही थी, वह वास्तव में विकास की असीम संभावनाओं वाला बीज था। इसका मतलब था कि वह किसी भी दुर्लभ वस्तु को अपने यान में समाहित कर सकता था, जबकि धवल या नीलम बीज वाले पायलट केवल अपने स्तर की ही चीजें इस्तेमाल कर सकते थे। तभी कमरे की खिड़की के बाहर एक जोरदार रोशनी चमकी। वीर ने बाहर देखा। दूर अंतरिक्ष में एक विशाल पोर्टल खुल रहा था। ये वही पोर्टल था जिससे छाया शिकारी आए थे, लेकिन इस बार पोर्टल से कोई जहाज नहीं निकला, बल्कि एक संदेश प्रसारित हुआ जिसने पूरे श्वेत शिखर को हिलाकर रख दिया। एक गूंजती हुई एलियन आवाज सभी के संचार यंत्रों पर सुनाई दी, इंसानों, जिसे तुम अपना रक्षक मानते हो, वह वीर नाम का लड़का हमारे सम्राट की संपत्ति लेकर भागा है। उसे हमें सौंप दो, वरना तुम्हारा ये तैरता हुआ द्वीप धूल में मिला दिया जाएगा। पूरे हॉस्टल में सन्नाटा छा गया। वीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि उसके पिता का रहस्य और ये नक्षत्र बाजार का ताबीज ही उन एलियंस का असली निशाना है। उसे अब छुपकर नहीं, बल्कि लड़कर अपनी पहचान बनानी होगी। साहस का निर्णय। वीर को पता था कि अगर वह यहाँ रुका तो उसके दोस्तों और शिक्षकों पर मुसीबत आएगी। उसने तुरंत अपनी वर्दी पहनी और अपने अग्नि द्वार से शटल को सक्रिय किया। सिस्टम, क्या हम अभी उड़ान भर सकते हैं? उत्तर, ऊर्जा स्तर कम है, लेकिन अग्नि शटल सक्रिय है। सुझाव, तत्काल प्रस्थान करें। वीर खिड़की से कूदकर सीधे हैंगर की ओर भागा। रात के अंधेरे में अकादमी की सुरक्षा को चकमा देना उसके लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि वह यहाँ के रास्तों को एक मैकेनिक के तौर पर अच्छी तरह जानता था। जब वह अपने यान के कॉकपिट में बैठा तो उसे एक अजीब सा सुकून मिला। ये धातु का ढांचा अब उसके शरीर का हिस्सा बन चुका था। उसने थ्रस्टर्स को धीरे से स्टार्ट किया। नाम, उसने स्क्रीन पर देखा। आज से इस यान का नाम होगा वज्र प्रहार। जैसे ही उसने नाम दर्ज किया, यान से एक सुनहरी रोशनी निकली। वीर ने वज्र प्रहार को सीधे उस पोर्टल की ओर मोड़ दिया। वह भाग नहीं रहा था, वह उन छाया शिकारियों को चुनौती देने जा रहा था। क्लिफहैंगर, एक नया मोड़। जैसे ही वज्र प्रहार वायुमंडल को पार करके अंतरिक्ष के काले सन्नाटे में पहुंचा, वीर के रडार पर एक विशाल आकृति उभरी। वह कोई एलियन जहाज नहीं था, वह प्रधानाचार्य रुद्र प्रताप सिंह का विशाल युद्धपोत था। वीर, तुम कहाँ जा रहे हो? प्रधानाचार्य की गूंजती हुई आवाज रेडियो पर आई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले उन सम्राटों का मुकाबला कर पाओगे? वीर ने दृढ़ता से जवाब दिया, सर, वे मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं अपनी वजह से दूसरों को खतरे में नहीं डाल सकता, और वैसे भी एक योद्धा वही है जो सामने से प्रहार करे। रुद्र प्रताप सिंह ने एक गहरी हंसी हंसे। प्रभावशाली, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे। हमने तुम्हें नेशनल स्टार के मिशन के लिए चुना है। देखो तुम्हारे पीछे कौन है। वीर ने पीछे मुड़कर देखा। 15 और छोटे ध्रुव यान उसके पीछे आ रहे थे, जिसमें सबसे आगे विक्रांत का यान था। हम भाई हैं वीर, तुझे अकेले मरने नहीं देंगे, विक्रांत की आवाज आई। तभी वह पोर्टल अचानक फटा और उसमें से एक ऐसा जहाज निकला जिसकी कल्पना भी वीर ने नहीं की थी। वह जहाज किसी यान जैसा नहीं, बल्कि एक विशाल कंकाल जैसा लग रहा था, जिसकी आंखों से लाल लेजर निकल रहे थे।
तो तुम आ ही गए, उस जहाज से एक डरावनी आवाज आई। वीर, तुम्हारे पिता ने जो हमसे चुराया था उसे वापस करने का समय आ गया है। वीर ने अपनी मुट्ठी कसी। मेरे पिता ने कुछ नहीं चुराया, उन्होंने आज़ादी जीती थी, और आज मैं वही आज़ादी तुमसे छीन लूंगा। एपिसोड 3, नक्षत्र बाजार का रहस्य, द स्टार सी मार्केटप्लेस ऑर्डर। विलय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अकादमी के मैदान में फैली भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी। अपनी अपनी कक्षाओं के अनुसार छात्र समूहों में बढ़कर विदा होने लगे। कक्षा 5 के जमावड़े वाले स्थान पर आचार्य वशिष्ठ की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वे उन 16 चेहरों को देख रहे थे जिन्हें उन्होंने पिछले कई वर्षों से तराशा था। उनके गले में हजारों शब्द अटके थे, चेतावनी, आशीर्वाद और विदाई के बोल, लेकिन अंत में उन्होंने केवल 2 सख्त निर्देश ही दिए। कल सुबह ठीक 8 बजे अकादमी के मुख्य चौक पर सब इकट्ठा हो जाना। आज का दिन तुम सबके पास आखिरी मौका है, घर जाओ और अपनी तैयारी पूरी करो। आचार्य का स्वर गंभीर हो गया। भले ही यह एक सुरक्षा काल वाला अन्वेषण है, लेकिन याद रखना, हर साल इसमें भी मौतें और घायल होने की घटनाएं होती हैं। इसे हल्के में लेने की भूल बिल्कुल मत करना। जी आचार्य, सभी छात्रों ने एक स्वर में उत्तर दिया। एक मध्यमवर्गीय योद्धा का घर। अपने मित्र विक्रांत से विदा लेकर वीर ने सड़क के किनारे से एक काइनेटिक फ्लाइंग कार गतिज उड़न खटोला पकड़ी। उसका घर शहर के केंद्र में था, जो अकादमी से ज्यादा दूर नहीं था। 20 मिनट से भी कम समय में उड़न खटोला पूर्व गंगा आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर रुक गया, जहां वीर का घर था। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसकी स्मार्ट कलाई पट्टी स्मार्ट रिस्ट बैंड पर एक नोटिफिकेशन चमका। 10 यूनिवर्सल क्रेडिट काटे गए। खाता शेष 2413,543। अपने खाते का बैलेंस देखकर वीर के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं आया, लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति इसे देख लेता तो उसके होश उड़ जाते। मॉर्निंग स्टार प्रिंसिपालिटी, भोर का तारा रियासत की सार्वभौमिक मुद्रा के रूप में क्रेडिट की क्रय शक्ति बहुत मजबूत थी। एक साधारण व्यक्ति का मासिक वेतन केवल 3000 क्रेडिट के आसपास होता था। रोजाना के खर्चों के बाद वे मुश्किल से महीने में 2000 बचा पाते थे। इस हिसाब से एक साधारण व्यक्ति को 24 लाख क्रेडिट बचाने में कम से कम 100 साल लग जाते। एक छात्र के पास इतनी बड़ी रकम होना अविश्वसनीय था। ये पैसा उसे उसके माता पिता ने नहीं दिया था, बल्कि उसने पिछले 30 वर्षों में खुद कमाया था। जहां तक स्रोत की बात थी, वीर अपने पिछले जीवन में एक असफल लेखक था, और उस जीवन की कहानियों का हुनर यहां काम आया। पिछले 20 वर्षों में उसने कई कहानियों का निर्माण किया था। इनमें सबसे प्रसिद्ध वज्रयान, आकाश का प्रलय और पाताल खंड थीं। हालांकि भारतीय अग्नि सभ्यता में साहित्य की कमी नहीं थी, फिर भी उसकी कहानियों ने उसे एक छोटा हिट बना दिया, और ये 24 लाख उसी की रॉयल्टी थी। माता पिता का आशीर्वाद और गुप्त संसाधन। पूर्व गंगा आवासीय क्षेत्र, बिल्डिंग 5, कमरा 403। जैसे ही वीर ने घर के भीतर कदम रखा, उसके पिता सोमनाथ और उसकी माता देवकी की नज़रें लगभग एक साथ उस पर टिक गईं। मेरा बेटा वापस आ गया। जल्दी आओ, मैंने तुम्हारी पसंदीदा गहरी समुद्री सुरमई मछली बनाई है। देवकी के स्वर में ममता थी। वीर की आंखों में चमक आ गई। उसने अपना बैग रखा और खाने की मेज की ओर बढ़ा। मछली के सूप का एक कटोरा पीने के बाद जैसे ही उसने अपने पेट से पूरे शरीर में फैलती गर्मी को महसूस किया, उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। सच तो ये था कि गहरी समुद्री सुरमई का स्वाद बहुत अच्छा नहीं था। कुछ बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल बेस्वाद थी, लेकिन वीर पिछले 20 सालों से इसे नियम से खा रहा था। इसका कारण मछली के मांस में मौजूद प्राण रक्त ऊर्जा, ब्लड ची एनर्जी थी। यह ऊर्जा प्राण संचालन तकनीक के अभ्यास को बहुत तेजी से बढ़ावा देती थी। यही कारण था कि वीर मात्र 30 साल की उम्र में चौथे स्तर LV4 तक पहुंच गया था, जबकि उसके साथ के ज्यादातर छात्र अभी दूसरे या तीसरे स्तर पर ही अटके थे। हाथ फैलाकर वीर ने अपने शरीर के भीतर प्राण संचालन शुरू किया। अब इसे अग्नि प्राण संचालन कहा जाना चाहिए था। रूपांतरण के बाद उसका शरीर अब एक अग्निकाया में बदल चुका था, जिससे उसकी साधना की गति और तेज हो गई थी। वीर के चारों ओर काली और नीली अग्नि की लपटें देखकर सोमनाथ और देवकी के चेहरों से तनाव गायब हो गया। वे भी अनुभवी पायलट थे और जानते थे कि इन लपटों का मतलब है कि वीर की अग्नि जागृति सफल रही है। मेरा बीज रंगहीन है। मैंने ध्रुव श्रेणी के शटल के साथ विलय पूरा कर लिया है। कल सुबह 8 बजे पहली अंतरिक्ष यात्रा पर जाना है, वीर ने सहज भाव से बताया। ये सुनकर उसके माता पिता ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में कोई निराशा नहीं थी। जब वीर पैदा हुआ था तो उन दोनों के पास भी रंगहीन बीज ही थे। उन्हें पता था कि उनके रक्त की सीमा यही है, इसलिए वे इस बात से संतुष्ट थे कि कम से कम उनके बेटे का बीज जागृत तो हुआ। वीर, मेरे साथ अध्ययन कक्ष स्टडी रूम में आओ। दोपहर के भोजन के बाद सोमनाथ ने उसे बुलाया। वहां सोमनाथ का चेहरा गंभीर था। काफी देर तक निर्देश देने के बाद सोमनाथ के माथे के अग्नि द्वार से एक रोशनी निकली और 2 छोटे प्रकाश गोले लाइट स्फीयर्स वीर के सामने तैरने लगे।
ये शुरुआती संसाधन तुम्हारी माँ और मेरी तरफ से है। 1000 यूनिट, स्तर 0 भूखंडसार फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट ओरिजिन और एक धवल स्तर का विशेष घटक कॉम्पोनेंट अग्निकमल रक्षक वृक्ष। वीर खुशी से झूम उठा। 1000 यूनिट सार उसके वज्र प्रहार ध्रुव शटल को अपग्रेड करने के लिए काफ़ी था, लेकिन उसकी असली दिलचस्पी उस धवल स्तर के अग्निकमल रक्षक वृक्ष में थी। ब्रह्मांड में रंगीन घटक केवल नक्षत्र चमत्कारों स्टासी वंडर्स से ही प्राप्त किए जा सकते थे। एक साधारण सफ़ेद रंगीन घटक के मुकाबले धवल स्तर के घटक की कीमत और शक्ति कई गुना ज़्यादा होती थी। और रक्षक वृक्ष जैसे घटक तो सबसे दुर्लभ थे। ये घटक युद्ध के दौरान सैनिक पुतले सोल्जर पपट्स तैयार कर सकते थे जो पायलट की रक्षा करते थे या दुश्मन पर आत्मघाती हमला। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद माँ। वीर ने अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हुए उन दोनों गोलों को अपने अग्निद्वार के भीतर समाहित कर लिया। नक्षत्र बाजार का वास्तविक स्वरूप। अपने बेडरूम में लौटने के बाद वीर ने सबसे पहले अपने गले में लटका वह ताबीज निकाला। यही वह चीज़ थी जिसने उसे इस दुनिया में पहुंचाया था। ये ताबीज एक पुराने तांबे के टुकड़े जैसा था जिस पर सूक्ष्म अक्षरों में लिखा था नक्षत्र बाजार। पिछले 30 वर्षों से यह मृत था, लेकिन आज इस पर एक हल्की काली और रहस्यमयी चमक थी। क्या ये अग्नि ऊर्जा है? वीर ने जैसे ही अपनी शक्ति उस ताबीज में डाली, एक चमकदार होलोग्राफिक पैनल उसके सामने हवा में तैरने लगा। नाम नक्षत्र बाजार, आदेश स्टासी मार्केटप्लेस ऑर्डर, श्रेणी विकासशील चमत्कार ग्रोथ टाइप वंडर, गुणवत्ता अज्ञात, स्तर LV0, विशेषता एक विशिष्ट नक्षत्र बाजार को नियंत्रित करना और उससे जुड़ना। विशेषता 2, विशिष्ट शर्तें पूरी होने पर यह आदेश स्वयं को विकसित अपग्रेड कर सकता है। टिप्पणी, चमत्कारों के बीच एक अद्वितीय रत्न जिसमें अनंत संभावनाएं छिपी हैं। वीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कोई साधारण बाजार नहीं था, यह एक ऐसा मंच था जहां वह पूरे ब्रह्मांड के दुर्लभ संसाधनों को खरीद और बेच सकता था। उसने अपनी चेतना को उस आदेश के भीतर धकेला। अचानक वीर को लगा जैसे वह अपने कमरे में नहीं बल्कि अंतरिक्ष के बीचों बीच एक विशाल सोने के गुंबद वाले बाजार में खड़ा है। चारों तरफ तैरती हुई दुकानें थीं जहां प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष, एलियन तकनीक और शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत बिक रहे थे। एक भारी आवाज गूंजी, नक्षत्र बाजार के नए स्वामी का स्वागत है। वर्तमान में आपका स्तर 0 है। आप हर महीने एक बार नक्षत्र व्यापार सभा आयोजित कर सकते हैं जहां ब्रह्मांड के विभिन्न कोनों से व्यापारी अपनी वस्तुएं लेकर आएंगे। वीर ने देखा कि उसके पास अभी 0 नक्षत्र सिक्के थे, लेकिन बाजार के कोने में एक साफ सफाई स्क्रैप का सेक्शन था। उसने वहां अपनी पुरानी कहानियों के कुछ हस्तलेख मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखने का सोचा। क्या पता किसी एलियन सभ्यता को मानव कहानियों में दिलचस्पी हो। जैसे ही उसने अपनी एक कहानी का विचार बाजार के काउंटर पर रखा, सिस्टम ने जवाब दिया। साहित्यिक सामग्री की पहचान की गई। मूल्य 50 नक्षत्र सिक्के। क्या आप इसे बेचना चाहते हैं? वीर दंग रह गया। जो कहानियां धरती पर केवल कुछ लाख क्रेडिट दिलाती थीं, वे यहाँ असली नक्षत्र सिक्के दिला सकती थीं। उसने तुरंत अपनी 10 कहानियां वहां लिस्ट कर दीं। वज्र प्रहार का अपग्रेड। बाजार से बाहर आकर वीर ने अब अपने अग्निद्वार में मौजूद वज्र प्रहार शटल पर ध्यान केंद्रित किया। उसके पास अब 1000 यूनिट भूखंडसार था और उसके माता पिता का दिया हुआ अग्निकमल रक्षक वृक्ष। उसने अपनी मानसिक शक्ति से आदेश दिया, अग्निकमल रक्षक वृक्ष को यान के साथ जोड़ो। जैसे ही वह घटक यान के ढांचे से टकराया, शटल के चारों ओर एक लाल और सुनहरी रोशनी फैल गई। यान के पिछले हिस्से में एक छोटा सा बगीचा जैसा हिस्सा उभरा जहां से एक धातु का वृक्ष निकलने लगा। इसकी टहनियों पर कमल के फूल जैसे हथियार लगे थे। इसके बाद उसने 1000 यूनिट सार का उपयोग किया। स्तर 0 से स्तर 1 में अपग्रेड शुरू करें। पूरी रात वीर का कमरा एक अजीब सी गूंज से भर गया। उसके शरीर से पसीना बह रहा था क्योंकि यान को अपग्रेड करने का सीधा दबाव उसकी अपनी आत्मा पर पड़ रहा था। सुबह के 4 बजते अपग्रेड पूरा हुआ। अब उसका वज्र प्रहार पहले से बड़ा और मजबूत दिख रहा था। उसकी तोपों की नली अब चौड़ी थी और कवच पर भारतीय पौराणिक ढाल के चिन्ह उभर आए थे। यान अपडेट स्तर 1। नई क्षमता वज्र कवच सक्रिय, वज्र शील्ड एक्टिव। विशेष क्षमता अग्निकमल सैनिक तैयार करने की क्षमता। प्रस्थान और आसन संकट द डिपार्चर। सुबह के 7 बज रहे थे। वीर ने अपनी वर्दी पहनी और अपनी माँ के हाथ का बना नाश्ता किया। सोमनाथ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वीर, याद रखना, अंतरिक्ष में जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। अपनी आंखों से ज्यादा अपनी सहज बुद्धि इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना। जब वीर अकादमी के चौक पर पहुंचा तो वहां उत्सव जैसा माहौल था, लेकिन इस उत्सव के पीछे एक डर भी छिपा था। विक्रांत अपने चमकदार सफेद यान के पास खड़ा था। तैयार है भाई? विक्रांत ने पूछा। पूरी तरह, वीर ने जवाब दिया। प्रधानाचार्य रुद्र प्रताप सिंह मंच पर आए। उनकी आवाज़ पूरे मैदान में बिजली की तरह गूंजी।
कैडेट्स, आज आप भारत की सीमा के बाहर कदम रख रहे हैं। याद रखना, आप केवल अन्वेषण नहीं कर रहे, आप इस राष्ट्र की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रोजेक्ट गरुड़ के तहत आपका पहला गंतव्य है बंजर नक्षत्र क्षेत्र, द बैरन सेक्टर। जैसे ही वे जाने के लिए तैयार हुए, वीर के नक्षत्र बाजार ताबीज ने एक लाल सिग्नल दिया। चेतावनी, पास के बंजर क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय छाया शिकारी मदरशिप की हलचल दर्ज की गई है। यह एक जाल हो सकता है। वीर का माथा ठनका। क्या अधिकारी इस खतरे से अनजान थे, या फिर उन्हें जानबूझकर मौत के मुंह में भेजा जा रहा था? आचार्य, वीर चिल्लाया, लेकिन तब तक पहले बैच के यानों ने अंतरिक्ष की ओर उड़ान भर दी थी। जाल में फंसे पैर। जैसे ही वीर का वज्र प्रहार वायुमंडल को पार करके बंजर क्षेत्र के पोर्टल में घुसा, अचानक वहां का तापमान गिर गया। रडार पर चारों तरफ लाल निशान उभर आए। धोखा, यह कोई अन्वेषण क्षेत्र नहीं है, यह एक युद्ध क्षेत्र है। विक्रांत की डरी हुई आवाज रेडियो पर आई। पोर्टल के पीछे से एक विशाल एलियन आवाज गूंजी, वीर, हमें पता था कि तुम आओगे। उस नक्षत्र बाजार के ताबीज को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे इन 15 दोस्तों के यान यहीं राख बना दिए जाएंगे। वीर ने देखा कि उसके सामने एक विशाल छाया जाल शैडो नेट फैल गया था, जिसने सभी नए पायलटों को जकड़ लिया था। केवल वीर का वज्र प्रहार उसके नए अपग्रेड के कारण उस जाल से बाहर था। वीर ने अपनी आंखें बंद की और नक्षत्र बाजार को पुकारा, मुझे वो चीज़ दो जिससे मैं इन सबको बचा सकूं, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। पोर्टल के भीतर से एक भयानक गर्जना हुई। क्या वीर अपने दोस्तों को बचा पाएगा, या फिर पहले ही मिशन में नेशनल स्टार का अंत हो जाएगा? एपिसोड 4, प्राचीन देवलोक सभ्यता और शून्य का बाजार। गुणधर्म विवरण। अग्नि ऊर्जा। वीर के दिमाग में हजारों सवाल एक साथ कौंध रहे थे। क्या ये संभव था कि अग्नि जागृति के बाद उसके शरीर में प्रवाहित होने वाली अग्नि ऊर्जा ने ही उस ताबीज के भीतर छिपी हुई इस विचित्र शक्ति को सक्रिय कर दिया था? इसके अलावा ये एक नक्षत्र बाजार आदेश वास्तव में एक नक्षत्र चमत्कार स्टासी वंडर है, और वह भी एक ऐसा चमत्कार जो समय के साथ खुद को विकसित कर सकता है। इसका नाम जितना भारी है, इसके पीछे की शक्ति उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी लगती है। वीर के मन में विचारों का बवंडर उठा। इसी पल उसे एक नई प्रेरणा मिली। उसने अपनी चेतना को केंद्रित किया और अपने शरीर के भीतर मौजूद मुट्ठी भर अग्नि ऊर्जा को इकट्ठा कर अपने दाहिने हाथ की हथेली की ओर मोड़ा। उसने धीरे धीरे उस ऊर्जा को उस तांबे के ताबीज में प्रवाहित करना शुरू किया। अगले ही क्षण एक अनहोनी हुई। एक अत्यंत शक्तिशाली खिंचाव ने वीर के पूरे शरीर को जकड़ लिया। वीर को अचानक एक गहरा डर महसूस हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह ऊर्जा के प्रवाह को रोक पाता, उसके दिमाग में चक्कर आने का एक तीव्र एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उसका शरीर हजारों टुकड़ों में बढ़कर अंतरिक्ष के किसी काले छेद में खींचा जा रहा हो। उसने उल्टी करने की तीव्र इच्छा को किसी तरह दबाया और अपनी आंखें खोलीं। उसने तुरंत अपने चारों ओर कई बार नजरें दौड़ाईं। जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई खतरा नहीं है, तब उसने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन वह पूरी तरह सतर्क था। उसने एक बात की पुष्टि कर ली थी, वह अब अपने बेडरूम में नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से अपरिचित और रहस्यमयी जगह पर था। शून्य का गुप्त बाजार। जब चक्कर आना पूरी तरह बंद हो गया, तो वीर ने अपने परिवेश का सावधानीपूर्वक परीक्षण करना शुरू किया। इस समय उसके हाथ में दबे हुए नक्षत्र बाजार आदेश से एक गर्माहट निकल रही थी। जैसे ही उसने उस ताबीज को देखने के लिए अपना सिर झुकाया, उसके दिमाग में कहीं से एक गुप्त जानकारी का संदेश उभरा। तारांकन नाम। अभी कोई नाम नहीं दिया गया। तारांकन बाजार का स्वामी वीर। तारांकन स्तर लव 0। तारांकन विस्तार 100 मीटर x 100 मीटर। तारांकन बुनियादी ढांचा 10 खाली दुकानें 10 मीटर x 10 मीटर का एक स्टॉल क्षेत्र, एक मंजिला सराय, 10 लोगों के ठहरने की क्षमता, एक लव 0 सर्व गुण साधना कक्ष, अग्नि ऊर्जा साधना की दक्षता दोगुनी, एक लव 0 अग्नि सुरक्षा घेरा, एक लव 0 महादूरी स्थानिक द्वार, स्पेशल गेट तैनाती प्लेटफॉर्म। तारांकन अतिरिक्त घटक कोई नहीं 0/2। तारांकन विशेष गुण संकट निवारण वॉइड डेंजर अवर्जन। यह बाजार अंतरिक्ष के शून्य में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है और प्राकृतिक आपदाओं से खुद को बचा सकता है। तारांकन अपग्रेड के लिए आवश्यक 10 यूनिट स्तर 0 भूखंड सार और बाजार का कुल व्यापार 100 यूनिट सार तक पहुंचना चाहिए। तारांकन टिप्पणी नक्षत्र सागर के अंधेरे पक्ष में स्थित एक छोटा सा बाजार। वर्तमान में यहाँ केवल पहले स्तर Tier 1 से नीचे के जीव ही प्रवेश कर सकते हैं। सौभाग्य से इसकी क्षमता असीम है। कई मिनटों तक इस जानकारी को समझने के बाद वीर की आंखों में चमक आ गई। उसके दिल की उत्तेजना शब्दों में बयान करना मुश्किल था। वह मुड़ा और बाजार के पीछे बने अर्धवृत्ताकार सुरक्षा घेरे के पार देखने लगा। बाहर केवल घना काला सन्नाटा और अनंत शून्य था। दूर कहीं भयानक अंतरिक्ष तूफान वॉइड स्टॉर्म्स गर्जना करते हुए गुजर रहे थे। जहां जहां वे तूफान जा रहे थे, वहां की जगह स्पेस कांच की तरह चटक रही थी। वीर का गला सूख गया।
जहां तक उसे पता था, अंतरिक्ष को चीरने की शक्ति केवल उन विशाल युद्धपोतों के पास होती थी जिन्हें अत्यधिक उच्च स्तर तक अपग्रेड किया गया हो। लेकिन इस शून्य में ऐसे तूफान आम बात थे। प्राचीन देवलोक सभ्यता का रहस्य। वीर के मन में छिपे डर की जगह अब जिज्ञासा ने ले ली थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार वह वर्तमान में नक्षत्र सागर के अंधेरे हिस्से में अंतरिक्ष की दरारों के बीच तैरते एक विशेष गुप्त क्षेत्र में था। कहा जाता है कि यह एक अत्यंत प्राचीन सभ्यता का अवशेष था जो खुद को देवलोक इमॉर्टल रेल्म कहती थी। चूंकि इस स्थान को प्राचीन देवलोक सभ्यता के एक शक्तिशाली महापुरुष द्वारा एक दुर्लभ महादूरी स्थानिक द्वार प्लेटफॉर्म से लैस किया गया था, इसलिए इसका उपयोग हमेशा दुनिया के सभी कोनों को जोड़ने वाले बाजार के रूप में किया जाता रहा था। इसके अलावा इसमें मौजूद संकट निवारण गुण इसे अंतरिक्ष की विनाशकारी दरारों से सुरक्षित रखता था। यही कारण था कि यह बाजार हजारों करोड़ों वर्षों से इस शून्य में सुरक्षित भटक रहा था। इस गुण के बारे में सोचकर वीर पूरी तरह शांत हो गया। उसे समझ आया कि उससे पहले हजारों सालों तक इस बाजार का कोई स्वामी नहीं था, फिर भी यह नष्ट नहीं हुआ। इसका मतलब था कि यहाँ वह पूरी तरह सुरक्षित था। वीर ने पूरे बाजार का निरीक्षण करना शुरू किया। शायद शून्य में ऊर्जा की अत्यधिक खपत और नई ऊर्जा की कमी के कारण ये कभी समृद्ध रहा बाजार अब सिमटकर अपने न्यूनतम आकार में आ गया था। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मुश्किल से 100 मीटर थी, एक छोटे से मोहल्ले जितना। मुख्य सड़क के दोनों ओर 10 दुकानें, एक सराय और एक छोटा बाजार क्षेत्र फैला था। सड़क के सबसे भीतरी हिस्से में बाईं ओर बाजार का एकमात्र साधना कक्ष था और उसके ठीक सामने बाजार की सबसे महत्वपूर्ण इमारत थी, महादूरी स्थानिक द्वार तैनाती प्लेटफॉर्म। वीर की नज़रें इन दो विशेष इमारतों पर टिक गईं और जल्द ही उसे उनकी विस्तृत जानकारी मिल गई। साधना कक्ष और स्थानिक द्वार। तारांकन नाम, सर्वगुण साधना कक्ष। तारांकन स्तर, लव 0। तारांकन प्रभाव, यहाँ साधना करने पर गति 200% बढ़ जाती है। यदि साधक अग्नि ऊर्जा का उपयोग करता है तो गति 400% तक बढ़ जाती है। तारांकन क्षमता, एकल व्यक्ति। तारांकन अपग्रेड के लिए बाजार स्तर लव 1, 10 यूनिट भूखंड सार। तारांकन टिप्पणी, देवलोक सभ्यता के एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा निर्मित उच्च स्तरीय कक्ष। वीर दंग रह गया। 400% गति का मतलब था कि जो साधना वह बाहर 4 साल में करता वह यहाँ 1 साल में पूरी हो सकती थी। ये किसी भी पायलट के लिए एक ईश्वरीय वरदान था। इसके बाद उसने दूसरे भवन को देखा। तारांकन नाम, महादूरी स्थानिक द्वार तैनाती प्लेटफॉर्म। तारांकन स्तर, लव 0। तारांकन प्रभाव, सक्रिय होने पर यह नक्षत्र सागर में 10 यादृच्छिक रैंडम स्थानिक द्वार तैनात करेगा। ये द्वार 24 घंटों तक खुले रहेंगे, जिसके माध्यम से विभिन्न सभ्यताओं के व्यापारी यहाँ आ सकते हैं। दोबारा इस्तेमाल करने के लिए 720 घंटों का अंतराल कूलडाउन आवश्यक है। तारांकन प्रतिबंध, वर्तमान में केवल पहले स्तर Tier 1 से नीचे के जीव ही इन द्वारों से गुजर सकते हैं। इन दोनों की विशेषताओं को पढ़ने के बाद वीर के मन में एक तीव्र इच्छा हुई कि वह तुरंत इस प्लेटफॉर्म का परीक्षण करे। नक्षत्र बाजार आदेश के कारण अब वह इस स्थान का स्वामी था। इस बाजार के भीतर वह नियमों का निर्माता था। जब तक कोई बहुत शक्तिशाली जीव यहाँ प्रवेश न करे वह यहाँ अजेय था। वह इस बाजार के मुख्य कार्य का अनुभव करना चाहता था, विभिन्न नक्षत्र क्षेत्रों को जोड़ना और एलियन सभ्यताओं के साथ व्यापार करना। उसे ये भी याद था कि बाजार को अपग्रेड करने के लिए एक निश्चित लेनदेन ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की शर्त पूरी करनी जरूरी थी। अगर वह भविष्य में केवल छोटे व्यापारियों के साथ ही व्यापार नहीं करना चाहता था तो उसे इस प्लेटफॉर्म का उपयोग शुरू करना ही होगा। वीर का आंतरिक संघर्ष और योजना। वीर ने कुछ देर संघर्ष किया, लेकिन अंत में उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। वह जानता था कि अभी वह बिना तैयारी के द्वार नहीं खोल सकता। यदि कोई आक्रामक एलियन जाति यहाँ आ गई तो भले ही वह बाजार के भीतर सुरक्षित हो, लेकिन व्यापार का मौका हाथ से निकल सकता था। मुझे पहले कुछ सामान इकट्ठा करना होगा जो मैं इन एलियंस को बेच सकूं, वीर ने खुद से कहा। मेरे पास जो कहानियां हैं वे एक शुरुआत हो सकती हैं, लेकिन मुझे भौतिक संसाधनों की भी जरूरत होगी। उसे अपने पिता द्वारा दिया गया अग्निकमल रक्षक वृक्ष और 1000 यूनिट सार याद आया। उसने सोचा कि क्या वह इन संसाधनों का उपयोग बाजार के विकास के लिए कर सकता है। अचानक उसे अपनी माँ देवकी की याद आई। उसे एहसास हुआ कि वह गायब हो चुका है। उसे तुरंत वापस लौटना होगा, वरना घर में कोहराम मच जाएगा। वीर ने ताबीज पर ध्यान केंद्रित किया और वापस लौटने की इच्छा व्यक्त की। एक बार फिर चक्कर आने जैसा महसूस हुआ और पलक झपकते ही वीर अपने बेडरूम की ठंडी फर्श पर था। कमरे की खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। घड़ी की सुइयां अभी भी 7:05 दिखा रही थीं। सिर्फ 5 मिनट। वीर हैरान था। वहां मैंने कम से कम आधा घंटा बिताया था, लेकिन यहाँ केवल 5 मिनट गुजरे हैं। समय का अंतर, ये खोज वीर के लिए सबसे बड़ी ताकत थी। वह इस बाजार का उपयोग न केवल व्यापार के लिए बल्कि अपनी साधना को दुनिया की नज़रों से छुपाकर तेज करने के लिए भी कर सकता था। देशभक्ति और भविष्य का संकल्प।
अगली सुबह जब वीर नाश्ते की मेज पर बैठा तो उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा शांत और दृढ़ था। सोमनाथ ने उसे गौर से देखा। वीर, आज तुम्हारी पहली यात्रा है, तुम डरे हुए नहीं लग रहे। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, डर उन्हें लगता है जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ हो। मेरे पास तो केवल पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड है। मैं भारत के उस गौरव को वापस लाऊंगा जो प्राचीन देवलोक सभ्यता के पास था। सोमनाथ की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। हमें तुम पर गर्व है बेटा। बस याद रखना, वज्र प्रहार केवल एक यान नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा का विस्तार है। वीर ने नाश्ता खत्म किया और अपनी वर्दी चीक की। उसने अपने गले में छिपे उस ताबीज को छुआ। उसे पता था कि आने वाला बंज नक्षत्र क्षेत्र का मिशन उसके लिए केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि उसके बाजार के लिए माल इकट्ठा करने का एक मौका है। जब वह अकादमी पहुंचा तो उसने देखा कि विक्रांत पहले से ही अपने धवल यान के पास खड़ा शेखी बघार रहा था। देख वीर, मैंने कल रात अपने इंजन को थोड़ा ट्यून किया है। अब मेरी गति 10% बढ़ गई है, विक्रांत ने गर्व से कहा। वीर ने केवल सिर हिलाया। उसे पता था कि उसके वज्र प्रहार की शक्ति और उसके साधना कक्ष की गति के सामने ये 10% कुछ भी नहीं था। लेकिन उसने अपनी शक्ति को छुपाए रखा। एक सच्चा शिकारी हमेशा अपने पंजे छुपाकर रखता है। महादूरी का पहला कदम। प्रधानाचार्य रुद्र प्रताप सिंह ने प्रस्थान का सिग्नल दिया। एक के बाद एक 15 यान गर्जना करते हुए आसमान की ओर बढ़े। वीर का वज्र प्रहार सबसे पीछे था। जैसे ही वे वायुमंडल को पार करके अंतरिक्ष के शून्य में पहुंचे, वीर ने अपने ताबीज को सक्रिय किया। उसने मन ही मन बाजार के महादूरी स्थानिक द्वार प्लेटफॉर्म को एक निर्देश दिया, सक्रिय हो जाओ। लेकिन द्वार यहाँ नहीं, बल्कि बंज क्षेत्र के उस पार तैनात करना जहाँ कोई हमें देख न सके। सिस्टम मैसेज, निर्देश प्राप्त, स्थानिक द्वार तैनात किए जा रहे हैं। 10, 9, 8। जैसे ही गिनती खत्म हुई, वीर को रडार पर एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। ये छाया शिकारियों का हमला नहीं था, ये कुछ और था। वीर, रडार देखो, विक्रांत की आवाज रेडियो पर गूंजी। वहां सामने एक विशाल तैरता हुआ बाजार जैसा कुछ दिख रहा है। ये यहाँ कैसे आया? वीर का दिल तेजी से धड़का। क्या उसका बाजार भौतिक रूप से यहाँ प्रकट हो गया था? नहीं, वह तो शून्य की दरारों में था। तो फिर यह क्या था? सामने अंतरिक्ष में एक विशाल सुनहरी रोशनी का दरवाजा खुल रहा था और उसमें से एक ऐसी सभ्यता का जहाज बाहर निकल रहा था जिसने कभी भारत की धरती पर कदम नहीं रखा था। वह जहाज एक विशाल उड़ते हुए गरुड़ जैसा था। ये तो प्राचीन गरुड़ साम्राज्य का चिन्ह है। वीर के सिस्टम ने चेतावनी दी। वे यहाँ व्यापार करने नहीं, युद्ध करने आए हैं। वीर ने वज्र प्रहार के थ्रस्टर्स को फुल पावर पर डाला। उसका पहला व्यापारिक द्वार एक युद्ध के मैदान में बदल गया था। क्या वीर अपने बाजार की सुरक्षा कर पाएगा, या फिर उसकी पहली व्यापारिक कोशिश ही उसकी अंतिम सांस बन जाएगी? एपिसोड 5, त्रिलोक बाजार का आकाशयान। कारण बहुत सरल था। अभी दोपहर का समय था और कल सुबह एकत्र होने के समय में 20 घंटे से भी कम का समय बचा था। एक बार जब महादूरी स्थानिक द्वार तैनाती प्लेटफॉर्म स्पेस गेट डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म सक्रिय हो जाता है तो इसके द्वारा तैनात किए गए द्वार पूरे 24 घंटों तक खुले रहते हैं। इसका सीधा मतलब ये था कि यदि वीर अभी बाजार खोलता है तो कल सुबह के अंतरिक्ष अन्वेषण एक्सप्लोरेशन के साथ समय का टकराव होगा। बाजार के स्वामी के रूप में वीर का इस पर पूर्ण नियंत्रण था। जब तक पहले स्तर Tier 1 या उससे ऊपर का कोई जीव प्रवेश नहीं करता, तब तक बाजार की व्यवस्था पूरी तरह उसके हाथ में थी। लेकिन इस सब के लिए एक अनिवार्य शर्त थी, वीर को स्वयं बाजार के भीतर मौजूद होना चाहिए। यदि वह बीच में ही बाजार छोड़कर चला जाता तो पूरा बाजार क्षेत्र अराजकता में डूब सकता था। कोई भी बाहरी एलियन व्यापारी वहां लूटपाट मचा सकता था। इसके अलावा उसे अभी बहुत सी तैयारियां करनी थीं। कल उसकी पहली वास्तविक अंतरिक्ष यात्रा थी और वह किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरत सकता था। उसे अपने पैरों के नीचे मौजूद इस रहस्यमयी बाजार के बारे में कई और धारणाओं की पुष्टि करनी थी। बाजार के नियमों का परीक्षण। बिना देर किए वीर ने अपने हाथ में मौजूद बाजार आदेश मार्केट टोकन का उपयोग करके कई बार बाजार के भीतर प्रवेश किया और बाहर निकला। हर बार वह अपने साथ अलग अलग वस्तुएं ले जा रहा था। पानी की बोतलें, स्कूल का बैग, कुर्सियां। 10 मिनट के भीतर ही उसे अपना पहला उत्तर मिल गया। कोई भी वस्तु जिसे वह स्वयं उठा सकता था और अपने हाथ में थाम सकता था, उसे इस बाजार के भीतर लाया जा सकता था। इसके विपरीत जो वस्तुएं उसकी शारीरिक क्षमता से बाहर थीं, वे बाजार में प्रवेश नहीं कर सकती थीं। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद वह तेजी से उस स्टॉल क्षेत्र की ओर बढ़ा जिसे उसने पहले देखा था। यह बाजार के कुछ खाली हिस्सों में से एक था। इसका आकार 10x10 मीटर था, जो एक छोटे अग्नि शटल स्नग शटल के लिए, जिसकी लंबाई 7 मीटर से अधिक नहीं थी, पर्याप्त से भी अधिक था। वीर वास्तव में ये देखना चाहता था कि क्या वह इस बाजार के भीतर अपने अग्नि शटल को प्रकट समन कर सकता है।
उसने अपनी पूरी मानसिक शक्ति को एकाग्र किया और अपने माथे के अग्नि द्वार किंडलिंग एंसेस्ट्रल एपर्चर की ओर ऊर्जा प्रवाहित की। हम अपने माथे के बीचों बीच एक हलचल महसूस करते ही वीर गदगद हो गया। उसके माथे से एक दिव्य प्रकाश की किरण निकली और उसके ठीक सामने खाली स्टॉल क्षेत्र में उसका छोटा सा अग्नि शटल अचानक हवा में प्रकट हो गया। मैं बाजार के भीतर भी अपने शटल को बुला सकता हूँ। वीर अपनी खुशी पर काबू नहीं रख पाया। इस परिणाम के साथ संकट के समय बाजार में छिपने के अलावा वीर के पास अब परिचालन ऑपरेशन के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता खुल गया था। अंतरिक्ष अन्वेषण की सबसे बड़ी समस्या का समाधान। अंतरिक्ष के अन्वेषण में किसी भी कैप्टन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या होती है? इस प्रश्न पर बहुत से लोग कहेंगे एलियन सभ्यताएं, क्योंकि एक बार जब किसी शक्तिशाली जीव से पाला पड़ता है तो परिणाम अक्सर यान नष्ट चालक दलमृत ही होता है। लेकिन हकीकत इससे थोड़ी अलग थी। हर अग्नियान के कैप्टन को जो समस्या वास्तव में परेशान करती थी वह थी यान की भंडारण क्षमता, स्टोरेज स्पेस। युद्धपोत का आकार निश्चित होता है और उसमें ले जाने वाली वस्तुएं सीमित होती हैं। इस प्रतिबंध के कारण हर कैप्टन को अन्वेषण पर जाने से पहले और वापस लौटते समय बहुत बारीकी से गणना करनी पड़ती थी ताकि केबिन की जगह का अधिकतम उपयोग किया जा सके। परिणामस्वरूप भारी मशीनें जैसे कि गजराज टाइप 1 माइनिंग वाहन, ब्रह्म श्रेणी के लड़ाकू ड्रोन और टोही 4 अन्वेषण रोबोट आमतौर पर साथ ले जाना बहुत कठिन होता था। आखिरकार यदि इन्हें ले भी जाया जाए तो अन्वेषण के दौरान प्राप्त संसाधनों को वापस कैसे लाया जाएगा? क्या उन महंगी मशीनों को वहीं छोड़ दिया जाए ताकि संसाधनों के लिए जगह बन सके? यदि वापस लाए गए संसाधनों का मूल्य उन मशीनों से कम निकला तो यह एक बहुत बड़ा घाटा होगा। लेकिन अब वीर के लिए यह समस्या सुलझ चुकी थी। एक बाजार क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से अपने युद्धपोत को बुला सकता था, वह वास्तव में एक सुपरसाइज बैकअप स्टोरेज स्पेस था। भले ही वह व्यक्तिगत रूप से भारी सामान बाजार में नहीं ला सकता था, लेकिन उसका युद्धपोत अलग था। वह युद्धपोत को अपने अग्नि द्वार में रख सकता था। वह पहले भारी मशीनों को अपने शटल के भीतर भर सकता था, फिर उस शटल को अपने माथे के भीतर रख सकता था और बाजार में प्रवेश करने के बाद शटल को बाहर निकाल सकता था। इस तरह वह इंसानी क्षमता के प्रतिबंध को पूरी तरह से बाईपास कर सकता था। ये तकनीक भविष्य में उसके हर अन्वेषण की कमाई को 10 गुना बढ़ा सकती थी। हालांकि ये सब इस बात पर निर्भर था कि क्या वह कल दूसरे नक्षत्र मंडल में जाने के बाद भी इस बाजार को खोल पाएगा। नामकरण का उत्सव, त्रिलोक बाजार और पुष्पक। वीर के विचारों की श्रृंखला अचानक एक नोटिफिकेशन की आवाज़ से टूटी। कृपया बाजार का नामकरण यथाशीघ्र करें। वीर को याद आया कि न केवल उसके पैरों के नीचे मौजूद इस बाजार का, बल्कि उसके सामने खड़े शटल का भी अभी तक कोई नाम नहीं था। उसने अपने मन के शोर को शांत किया और गंभीरता से सोचना शुरू किया। लगभग 10 सेकंड के विचार के बाद उसके दिमाग में 2 शब्द आए, त्रिलोक, द 3 वर्ल्ड्स। पिछले जीवन में उसने भारतीय पौराणिक कथाएं बहुत पढ़ी थीं। चूंकि यह बाजार ब्रह्मांड के विभिन्न नक्षत्रों और आयामों को जोड़ने की क्षमता रखता था, इसलिए इसका नाम त्रिलोक बाजार, त्रिलोक रुइंस मार्केट सबसे उपयुक्त था। त्रिलोक बाजार नामकरण सफल। इसके बाद बारी थी उसके अग्नि शटल की। इस बार वीर को काफी मशक्कत करनी पड़ी। नक्षत्र, वीर ने बोला, क्षमा करें, ये नाम पहले से मौजूद है, कृपया बदलें। गगनयान, क्षमा करें, ये नाम पहले से ही उपयोग में है। ब्रह्मांड, क्षमा करें, पूरे भारतीय अग्नि साम्राज्य में हजारों पायलट थे, इसलिए अधिकांश प्रसिद्ध नाम पहले ही पंजीकृत हो चुके थे। भारत, क्षमा करें, पुष्पक, पुष्पक अभी उपयोग में नहीं है। क्या आप निश्चित रूप से अपने यान का नाम पुष्पक रखना चाहते हैं? वीर की आवाज़ रुकी और फिर उसने तुरंत पुष्टि कन्फर्म पर क्लिक किया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पुष्पक विमान अपनी इच्छा से कहीं भी उड़ सकता था और छोटा या बड़ा हो सकता था। वीर को लगा कि उसका नया यान और बाजार का तालमेल इस नाम को सार्थक बनाएगा। पुष्पक के गुणधर्मों का विश्लेषण। नामकरण सफल होने के बाद वीर ने अपने यान के विस्तृत विवरण एट्रिब्यूट्स को देखना शुरू किया। पिछली बार उसे आचार्य वशिष्ठ ने बीच में ही टोक दिया था, जिससे वह पूरी जानकारी नहीं देख पाया था। नाम, पुष्पक। मॉडल, अग्नि शटल। स्तर, लव 0। बुनियादी घटक, तारांकन रंगहीन अग्नि ढांचा लव 0। तारांकन अग्नि मुख्य तोप लव 0 शक्ति 10-15। तारांकन अग्नि सहायक तोप लव 0 शक्ति 5-8। तारांकन कवच प्लेटिंग लव 0 प्रतिरोध 20। तारांकन अग्नि इंजन लव 0 गति 80 समुद्री मील घंटा अंतरिक्ष। तारांकन ऊर्जा ढाल लव 0 क्षमता 100/100। तारांकन नक्षत्र रडार लव 0 सीमा 1000 किलोमीटर। तारांकन अग्नि साधना कक्ष लव 0 दक्षता जोड़ 10% 8/8। विशेष घटक, कोई नहीं 0/2। वीर की नज़रें साधना कक्ष पर टिकीं। उसके त्रिलोक बाजार के भीतर पहले से ही एक उच्च स्तरीय साधना कक्ष था। उसने सोचा कि क्या वह इन दोनों का संयोजन कर सकता है।
अचानक उसे अपने माता पिता द्वारा दिया गया अग्निकमल रक्षक वृक्ष याद आया। उसने उसे अभी तक यान में स्थापित नहीं किया था। वीर ने अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हुए उस धवल वाइट स्तर के प्रकाश गोले को पुष्पक की ओर बढ़ाया। जैसे ही गोला यान के ढांचे से टकराया, शटल के भीतर एक नई जगह बन गई। विशेष घटक स्थापित, अग्निकमल रक्षक वृक्ष धवल। तारांकन गुणवत्ता धवल। तारांकन प्रभाव, हर 24 घंटे में यह वृक्ष 10 अग्निकमल सैनिक तैयार कर सकता है। ये सैनिक रोबोटिक पुतले हैं जो यान की सुरक्षा करते हैं या दुश्मन के यान पर बोर्डिंग हमला कर सकते हैं। तारांकन विशेषता, ये वृक्ष यान के भीतर ऑक्सीजन और ऊर्जा का संतुलन भी बनाए रखता है। अद्भुत, वीर बुदबुदाया। अब उसका पुष्पक केवल एक खोजी यान नहीं था, बल्कि उसमें एक छोटी सी सेना भी मौजूद थी। भविष्य की योजना और तैयारी। बाजार के भीतर खड़े होकर वीर ने चारों ओर देखा। खाली दुकानें और सन्नाटा उसे एक वीरान नगर की याद दिला रहे थे। लेकिन वह जानता था कि यह सन्नाटा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने अपनी अगली योजना बनाई। कल सुबह 8 बजे उसे अकादमी पहुंचना था। वहां से उन्हें बंजर नक्षत्र क्षेत्र में भेजा जाएगा। सुरक्षा काल होने के नाते खतरा कम था, लेकिन वीर को पता था कि छाया शिकारी जैसे एलियन हमेशा घात लगाकर बैठे रहते हैं। उसने बाजार के भीतर ही कुछ पुरानी मेज़ें और कुर्सियां व्यवस्थित कीं। उसने अपने पास मौजूद 24 लाख क्रेडिट में से कुछ का उपयोग ऑनलाइन सामान मंगाने में किया। उसने बड़ी मात्रा में पोषक कैप्सूल, शुद्ध जल और कुछ बुनियादी धातुएं मंगवाईं। अगर मैं एलियंस के साथ व्यापार करना चाहता हूं, तो मुझे उन्हें कुछ ऐसा देना होगा जो उनके लिए नया हो, वीर ने सोचा। मानव सभ्यता के पोषक कैप्सूल और शुद्ध ऊर्जा सेल कई पिछड़ी एलियन जातियों के लिए कीमती हो सकते हैं। कुछ घंटों बाद सारा सामान उसके घर के पते पर पहुंच गया। वीर ने सावधानी से सारा सामान अपने अग्नि द्वार के माध्यम से पुष्पक के भीतर भरा और फिर उस पुष्पक को बाजार के स्टॉल क्षेत्र में पार्क कर दिया। अब उसके कमरे में कोई सामान नहीं था, सब कुछ बाजार के सुरक्षित आयाम में था। वीर का संकल्प और सूर्यास्त। जैसे ही शाम हुई, वीर अपने घर की बालकनी में खड़ा होकर आर्यवर्त नगर को देख रहा था। आसमान में उड़ते हजारों यान और चमकती इमारतें एक सुनहरे भविष्य की गवाही दे रहे थे। लेकिन वीर की नज़रें उन तारों पर थीं जो दूर अंतरिक्ष में टिमटिमा रहे थे। उसके पिता सोमनाथ उसके पास आए। सब तैयार है वीर? वीर ने सिर हिलाया। हाँ पिताजी, सब तैयार है। याद रखना बेटा, हमारे जैसे रंगहीन बीज वाले लोगों को अक्सर समाज में तिरस्कार की नज़रों से देखा जाता है। लोग कहेंगे कि तुम्हारी एक सीमा है, तुम कभी महान लॉर्ड नहीं बन सकते। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारी उड़ान उन लोगों की सोच से कहीं ऊपर है। वीर ने अपने पिता के पैर छुए। पिताजी, मैं रंगहीन को इंद्रधनुष में बदल दूंगा। मेरा पुष्पक और मेरा त्रिलोक बाजार एक दिन इस पूरे साम्राज्य की नींव बनेंगे। सोमनाथ मुस्कुराए और चले गए। वीर वापस अपने कमरे में आया और ध्यान मुद्रा में बैठ गया। उसे अगले 12 घंटों तक अपनी अग्नि ऊर्जा को स्थिर करना था। एक अनसुनी आवाज़। देर रात, जब पूरी दुनिया सो रही थी, वीर की चेतना अचानक जागृत हुई। वह बाजार के भीतर नहीं था, लेकिन उसे अपने अग्नि द्वार से एक अत्यंत धीमी और दबी हुई आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ त्रिलोक बाजार के महादूरी स्थानिक द्वार तैनाती प्लेटफॉर्म से आ रही थी। चेतावनी, पहचान अज्ञात, एक सुप्त सिग्नल डोमेन सिग्नल पकड़ा गया है। क्या आप जवाब देना चाहते हैं? वीर का माथा ठनका। अभी तो उसने कोई द्वार खोला भी नहीं था, फिर यह सिग्नल कहाँ से आया? क्या कोई पहले से ही इस बाजार का रास्ता जानता था? उसने अपनी मानसिक शक्ति से उस सिग्नल को सुनने की कोशिश की। मदद, क्या कोई है? हम काली गंगा क्षेत्र में फंसे हैं। छाया शिकारियों ने हमारे बच्चों को। मदद। आवाज़ एक महिला की थी जो डरी हुई और थकी हुई लग रही थी। वह इंसानी भाषा नहीं बोल रही थी, लेकिन बाजार का सिस्टम उसे वीर के लिए अनुवाद कर रहा था। वीर के सामने एक बड़ा धर्म संकट था। कल सुबह उसका आधिकारिक मिशन था। यदि वह अभी इस अज्ञात मदद की पुकार के पीछे जाता है, तो वह अपने जीवन के सबसे सुरक्षित सुरक्षा काल के अवसर को जोखिम में डाल देगा। लेकिन यदि वह नहीं गया, तो शायद एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा। त्रिलोक बाजार का स्वामी होने का मतलब केवल व्यापार करना नहीं है। वीर ने अपनी आंखें खोलीं, जिनमें अब एक दृढ़ संकल्प था। यह उन रास्तों को खोलना भी है जहां रोशनी कभी नहीं पहुंची। उसने पुष्पक के सिस्टम को सक्रिय किया। कल की सुबह का इंतजार करने के बजाय वीर ने आज रात ही अंधेरे में कूदने का फैसला किया। एपिसोड 6, पुष्पक का सूक्ष्म विश्लेषण और प्रथम सुदृढ़ीकरण। त्रिलोक बाजार के शांत वातावरण में वीर की आंखें अपने सामने तैरते पुष्पक के गुणधर्म पैनल एट्रीब्यूट पैनल पर टिकी थीं। वर्तमान में उसका ये अग्नि शटल एक कोरी स्लेट की तरह था। बुनियादी घटकों के अलावा इसमें अभी और कुछ भी विशेष नहीं था, लेकिन यही वह नींव थी जिस पर उसे एक अजेय साम्राज्य खड़ा करना था। उदाहरण के लिए, विशेष घटक स्पेशल कंपोनेंट्स अनुभाग में वर्तमान में केवल 2 स्लॉट उपलब्ध थे।
भारतीय नक्षत्र नागरिकता के नियमों के अनुसार जैसे जैसे पुष्पक का स्तर बढ़ेगा, इन स्लॉटों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। बेशक ये सब अग्नि बीज की गुणवत्ता पर निर्भर करता था। बीज जितना उत्तम होगा, भविष्य में उतने ही अधिक विशेष उपकरण लगाए जा सकेंगे। यही मुख्य कारण था कि भारतीय नक्षत्र साम्राज्य में अग्नि बीज की गुणवत्ता को इतनी प्रधानता दी जाती थी। यह न केवल एक यान के सुदृढ़ीकरण की ऊपरी सीमा तय करता था, बल्कि समान स्तर के दो यानों के बीच शक्ति का बड़ा अंतर भी पैदा करता था। कल्पना कीजिए, दो योद्धा, दोनों का स्तर 10 है, लेकिन जिसके पास धवल व्हाइट बीज है वह अपने यान में 10 विशेष हथियार लगा सकता है, जबकि वीर जैसे रंगहीन बीज वाले के पास अधिकतम 6 ही विकल्प होंगे। ये लगभग 2 गुना अंतर युद्ध के मैदान में जीवन और मृत्यु का फैसला कर देता था। वीर ने अपनी एकाग्रता बढ़ाई और पुष्पक के हर एक मॉड्यूल का विस्तृत विवरण उसकी आंखों के सामने उभरने लगा। पुष्पक के विस्तृत गुणधर्म, डिटेल्ड एट्रीब्यूट्स। अग्नि मुख्य तोप स्नग में कैनन लव 0। तारांकन गुणवत्ता रंगहीन। तारांकन ऊर्जा खपत 10 अग्नि बिंदु प्रति प्रहार। तारांकन शक्ति पावर 11। तारांकन चार्जिंग समय 5 सेकंड। अंतराल कूलडाउन 10 सेकंड। तारांकन अपग्रेड आवश्यकता 1 यूनिट भूखंड 60 स्तर 0 अग्नि बिंदु। अग्नि सहायक तोप स्नग सेकेंडरी कैनन लव 0। तारांकन गुणवत्ता रंगहीन। तारांकन ऊर्जा खपत 1 अग्नि बिंदु प्रति प्रहार। तारांकन शक्ति 1.1। तारांकन विशेषता कोई अंतराल या चार्जिंग समय नहीं, निरंतर प्रहार। तारांकन अपग्रेड आवश्यकता 100 अग्नि बिंदु। यान कवच हल आमर लव 0। तारांकन गुणवत्ता रंगहीन। तारांकन ऊर्जा खपत 1 अग्नि बिंदु प्रति सेकंड। तारांकन रक्षा डिफेंस 11। तारांकन अपग्रेड आवश्यकता 1 यूनिट भूखंड सार 100 अग्नि बिंदु 1 टन परिष्कृत लोहा रिफाइंड आयन। अग्नि इंजन स्नक इंजन लव 0। तारांकन गुणवत्ता रंगहीन। तारांकन ऊर्जा खपत 1 अग्नि बिंदु प्रति सेकंड। तारांकन ऊर्जा आपूर्ति 10 अग्नि बिंदु प्रति सेकंड। तारांकन ओवरलोड के बाद अंतराल 30 मिनट। तारांकन अग्निकोश स्नक पूल 1000 बिंदु अधिकतम भंडारण। तारांकन अपग्रेड आवश्यकता 1 यूनिट भूखंड सार 100 अग्नि बिंदु 5 प्राण नाभि लाइफ न्यूक्लियाई स्तर -0। अग्नि ऊर्जा ढाल स्नक शील्ड लव 0। तारांकन गुणवत्ता रंगहीन। तारांकन ऊर्जा खपत 3 अग्नि बिंदु प्रति सेकंड। तारांकन रक्षा 11। तारांकन ढाल मान शील्ड वैल्यू 110110। तारांकन चार्जिंग 30 सेकंड। ओवरलोड के बाद अंतराल 1 घंटा। तारांकन अपग्रेड आवश्यकता 1 यूनिट भूखंड सार 100 अग्नि बिंदु 5 प्राण नाभि। नक्षत्र टोही रडा स्काई पेट्रोल रेदा लव 0। तारांकन गुणवत्ता रंगहीन। तारांकन ऊर्जा खपत 1 अग्नि बिंदु प्रति सेकंड। तारांकन खोज सीमा 1 प्रकाश सेकंड। तारांकन सटीकता 10। तारांकन अपग्रेड आवश्यकता 1 यूनिट भूखंड सार 100 अग्नि बिंदु। अग्नि साधना मंच स्नक कल्टिवेशन प्लेटफॉर्म लव 0। तारांकन गुणवत्ता रंगहीन। तारांकन ऊर्जा खपत 2 अग्नि बिंदु प्रति सेकंड। तारांकन साधना बोनस 2 गुना 200% केवल स्तर 0 के जीवन रूपों के लिए प्रभावी। तारांकन अपग्रेड आवश्यकता 5 यूनिट भूखंड सार 10 प्राण नाभि। जीवन का सार, साधना और दीर्घायु। प्रत्येक घटक के डेटा की समीक्षा करने के बाद वीर वहां ज्यादा देर नहीं रुका। ये सब बुनियादी आंकड़े थे जिनके बारे में उसने अपनी पढ़ाई के दौरान पहले ही सुन रखा था। उसकी नज़र तो सबसे अंत में मौजूद अग्नि साधना मंच पर जाकर ठहरी। ये घटक किसी भी अग्नियान का हृदय माना जाता था। यही वह कारण था जिसके लिए भारत का हर नागरिक अपना निजी नक्षत्र युद्धपोत पाने के लिए जान की बाजी लगा देता था। क्या अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में जान जोखिम में डालना केवल पर्यटन के लिए था? बिल्कुल नहीं। नक्षत्र यात्रियों के भीतर अन्वेषण की ज्वाला को जलाए रखने वाला असली ईंधन था अजनबियों और दुर्लभ संसाधनों की खोज। और इन संसाधनों को लूटने और इकट्ठा करने का अंतिम उद्देश्य क्या था? क्या केवल यान को मजबूत करना? नहीं, यान का सुदृढ़ीकरण तो केवल एक साधन था। असली साध्य था अपनी स्वयं की जीवन चेतना का उन्नयन, सब्लिमेशन ऑफ लाइफ एसेंस। साफ शब्दों में कहें तो ये लंबी उम्र और अमरता की खोज थी। भारतीय नक्षत्र सभ्यता में ये सर्वविदित था कि प्राण संचालन तकनीक, गाइडिंग आर्ट को उच्च स्तर तक ले जाने से शरीर का कायाकल्प होता है और हर सफल कायाकल्प के साथ मनुष्य की आयु कई गुना बढ़ जाती है। हालांकि साधना का स्तर जितना ऊंचा होता, कठिनाई उतनी ही भयानक होती जाती थी। पहली जीवन क्रांति को अंजाम देना ही स्वर्ग चढ़ने जितना कठिन था। लेकिन इस समस्या का समाधान यान में लगा अग्नि साधना मंच करता था। यह मंच साधना की गति को 2 गुना, 3 गुना या उससे भी अधिक बढ़ा देता था, जिससे कैप्टन बार बार अपनी जीवन शक्ति को नया जन्म दे सकते थे। वीर ने अचानक सोचा कि उसके त्रिलोक बाजार के भीतर जो साधना कक्ष है, उसका बोनस 400% है, जो इस यान के मंच से ठीक 2 गुना था। उसकी उत्तेजना फिर से ज्वार की तरह बढ़ गई।
इसका मतलब था कि भविष्य में उसकी साधना की गति उसके साथी पायलटों से कोसों आगे होगी। इसका मतलब था कि भले ही उसका अग्नि बीज रंगहीन हो, लेकिन उसकी व्यक्तिगत आयु और शक्ति किसी स्वर्ण गोल्ड बीज वाले कैप्टन से कम नहीं होगी। बाजार मेरी नींव है और पुष्पक मेरा शस्त्र, वीर ने बुदबुदाते हुए अपना प्राथमिक विकास पथ स्पष्ट किया। एक मेरी आत्मा को अमर बनाएगा तो दूसरा मेरी सुरक्षा के लिए अग्नि शक्ति प्रदान करेगा। पुष्पक का सुदृढ़ीकरण रीएनफोर्समेंट। कल उसकी पहली आधिकारिक अंतरिक्ष यात्रा थी। भले ही इसे कल्याणकारी अन्वेषण वेलफेयर एक्सप्लोरेशन कहा गया था, लेकिन वीर सावधानी ही सुरक्षा की जननी है के सिद्धांत को बखूबी समझता था। उसके माथे के बीचों बीच से एक चमक निकली और उसने अपने अग्नि द्वार से विशेष घटक अग्निकमल रक्षक वृक्ष फायर सनफ्लावर सोल्जर ट्री का प्रकाश गोला बाहर निकाला। वीर ने सावधानी से इसे पुष्पक के पहले विशेष स्लॉट में स्थापित किया। जैसे ही स्थापना पूरी हुई, यान के भीतर एक हल्की कंपन हुई और नए घटक के गुणधर्म दिखाई देने लगे। अग्निकमल रक्षक वृक्ष लव 0। तारांकन गुणवत्ता धवल व्हाइट। तारांकन ऊर्जा खपत 50 अग्नि बिंदु प्रति इकाई। तारांकन प्रभाव अग्निकमल सैनिक 10 सैनिकों को बुलाने की क्षमता। ये सैनिक अमर हैं और अनिश्चित काल तक अस्तित्व में रह सकते हैं। यदि वे युद्ध में मारे जाते हैं तो उन्हें 24 घंटे के बाद ही दोबारा बुलाया जा सकता है। तारांकन अपग्रेड आवश्यकता 5 यूनिट भूखंडसार 500 अग्नि बिंदु। वीर ने एक बटन दबाया और यान के कार्गो क्षेत्र से धातु की खड़खड़ाहट सुनाई दी। 10 छोटे रोबोटिक पुतले, जिनके सिर पर कमल के फूल जैसी अग्नि जल रही थी, कतार में खड़े हो गए। उनकी आंखों में जलती हुई लाल रोशनी यह बताने के लिए काफ़ी थी कि वे किसी भी घुसपैठिए के लिए काल बन सकते थे। तैयारी और संसाधनों का आवंटन। अब बारी थी उन 1000 यूनिट भूखंडसार फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट ओरिजिन का उपयोग करने की जो उसके पिता सोमनाथ ने उसे दिए थे। वीर ने गणना की। उसके पास सीमित संसाधन थे और उसे पुष्पक की उत्तरजीविता सर्वाइवेबिलिटी बढ़ानी थी। सिस्टम, इंजन और ऊर्जा ढाल को अपग्रेड करो। पुष्टि 2 यूनिट भूखंडसार और 200 अग्नि बिंदु खर्च किए गए। पुष्पक इंजन लव 0 योजक चिन्ह ग्रेटर दैन लव 1। अग्नि ऊर्जा ढाल लव 0 योजक चिन्ह ग्रेटर दैन लव 1। अचानक यान के भीतर गूंज बढ़ गई। ऊर्जा ढाल की क्षमता अब 110 से बढ़कर 250 हो गई थी और इंजन की शक्ति में भी उछाल आया था। वीर ने रुकने का नाम नहीं लिया। उसने मुख्य तोप और रडा को भी स्तर 1 तक पहुंचाया। जब प्रक्रिया समाप्त हुई तो पुष्पक की चमक पहले से कहीं ज्यादा घातक लग रही थी। हालांकि उसके पास अभी भी रंगहीन ढांचा था, लेकिन उसके भीतर के उपकरण अब किसी भी औसत नए कैप्टन के यान से कहीं बेहतर थे। बाजार का रहस्यमयी संदेश। सुदृढ़ीकरण के बाद वीर वापस अपने त्रिलोक बाजार के मुख्य चौक पर खड़ा हुआ। उसने अपनी कहानियों को बेचने के लिए फिर से बाजार के काउंटर की जांच की। तभी उसे एक नया नोटिफिकेशन मिला। चेतावनी, आपका नक्षत्र बाजार वर्तमान में स्थैतिक मोड में है। यदि आप इसे गतिशील मोड डायनामिक मोड में बदलते हैं तो यह आपके यान के साथ नक्षत्र सागर में यात्रा कर सकता है। वीर के लिए यह एक क्रांतिकारी जानकारी थी। इसका मतलब था कि वह जहां भी जाएगा उसका बाजार उसके पीछे पीछे अदृश्य रूप में चलता रहेगा। उसे बाजार में प्रवेश करने के लिए वापस अपने कमरे में आने की जरूरत नहीं होगी। गतिशील मोड सक्रिय करें, वीर ने आदेश दिया। ताबीज में एक कंपन हुई और उसे महसूस हुआ कि बाजार अब उसके अग्नि द्वार के साथ पूरी तरह जुड़ चुका है। अब वह युद्ध के मैदान में भी अपने यान को गायब करके बाजार के भीतर छिपा सकता था। विदाई और भविष्य की आहट। अगली सुबह के 7 बज रहे थे। वीर ने अपनी काली वर्दी पहनी जिस पर भारत के नक्षत्र कोर का सुनहरी चिन्ह बना था। उसने अपनी माँ देवकी के हाथ का बना पराठा खाया और अपनी कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच को देखा। उसने अपने घर के पिछवाड़े की छत से आकाश की ओर देखा। वहां से दर्जनों छोटे यान अकादमी की ओर बढ़ रहे थे। विक्रांत का धवल यान भी बीच बीच में अपनी गति का प्रदर्शन कर रहा था। वीर ने शांति से अपनी आंखें बंद कीं। पुष्पक, प्रस्थान के लिए तैयार हो जाओ। उसका शटल उसके माथे से निकला और धीरे धीरे अपने वास्तविक आकार में आ गया। जैसे ही वीर कॉकपिट में बैठा, उसे एक अजीब सी ठंडक का अनुभव हुआ। अचानक उसके रेडियो पर एक अज्ञात फ्रीक्वेंसी से आवाज आई। ये कल रात वाली आवाज नहीं थी। यह आवाज भारी और यांत्रिक थी। अग्निपुत्र, तुम जिस ओर बढ़ रहे हो वहां केवल धूल है। बंज क्षेत्र का रक्षक जाग चुका है। क्या तुम्हारे पास उसका मूल्य चुकाने की शक्ति है? वीर के हाथ लीवर पर रुक गए। तुम कौन हो? उसने पूछा, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। महाशून्य की ओर अकादमी का चौक छात्रों से भरा था। प्रधानाचार्य रुद्र प्रताप सिंह ने अपनी उंगली आसमान की ओर उठाई। आज का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कैडेट्स, काली गंगा पोर्टल की ओर प्रस्थान करें। जय हिंद। 15 यानों ने एक साथ अपने बूस्टर्स जलाए। आकाश में 15 सफेद रेखाएं खींच गईं। वीर का पुष्पक सबसे अंत में था, लेकिन उसकी गति स्थिर और अटूट थी।
जैसे ही वे पोर्टल के विशाल नीले घेरे के पास पहुंचे, वीर ने अपने रडार पर एक डरावनी चीज देखी। उसके साथियों के यान एक एक करके रडार से गायब हो रहे थे। पोर्टल का रंग नीले से बदलकर गहरा बैंगनी पर्पल हो गया था। विक्रांत, वापस मुड़ो, ये पोर्टल खराब हो चुका है, वीर रेडियो पर चिल्लाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। पोर्टल ने पुष्पक को अपनी ओर एक दानव की तरह खींचना शुरू किया। वीर ने देखा कि पोर्टल के उस पार कोई बंजर क्षेत्र नहीं था, बल्कि वहां एक विशाल युद्धपोतों का कब्रिस्तान था, जहां हजारों भारतीय यानों के अवशेष तैर रहे थे। तो यह है वह जाल। वीर ने अपनी तोपों को चार्ज किया। अब पुष्पक और त्रिलोक बाजार की असली परीक्षा होगी। पोर्टल के भीतर से एक विशाल कंकाल जैसा हाथ निकला और सीधे वीर के यान की ओर बढ़ा। एपिसोड 7, पुष्पक का अभेद्य सुदृढ़ीकरण। त्रिलोक बाजार की रहस्यमयी रोशनी के बीच वीर की चेतना पूरी तरह से अपने यान पुष्पक के डैशबोर्ड पर केंद्रित थी। अभी अभी उसने अग्निकमल रक्षक वृक्ष को स्थापित किया था, लेकिन वह जानता था कि केवल एक विशेष घटक उसे अंतरिक्ष के कालचक्र से नहीं बचा सकता। उसे अपने यान की बुनियादी शक्ति को उस स्तर तक ले जाना था जहां वह कम से कम शुरुआती झटकों को झेल सके। वीर ने पुष्पक के गुणधर्म पैनल से अपनी नजरें हटाईं और अपने पास मौजूद कुल संपत्ति का हिसाब लगाने लगा। उसके माता पिता सोमनाथ और देवकी ने उसे 1000 यूनिट स्तर 0 भूखंड सार फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट ओरिजिन दिए थे। इसके अलावा उसके व्यक्तिगत बैंक खाते में 24 लाख क्रेडिट पॉइंट्स जमा थे। मॉर्निंग स्टार रियासत की आधिकारिक विनिमय दर के अनुसार 10,000 क्रेडिट पॉइंट्स के बदले 1 यूनिट स्तर 0 भूखंड सार प्राप्त किया जा सकता था। इसका सीधा मतलब था कि उसके 24 लाख क्रेडिट 240 यूनिट सार के बराबर थे। कुल मिलाकर वीर के पास अभी 1240 यूनिट स्तर 0 भूखंड सार मौजूद थे। 1240 यूनिट। वीर ने बुदबुदाते हुए गणना की। इसमें से कम 500 यूनिट मुझे चिकित्सा आपूर्ति, बुनियादी नैनो रोबोट मरम्मत किट, गजराज टाइप 1 माइनिंग वाहन और अन्य टोही उपकरणों के लिए आरक्षित रखने होंगे। यानी पुष्पक को मजबूत करने के लिए मेरे पास केवल 740 यूनिट सार ही बचता है। सुरक्षा ही सर्वोपरि है। अग्निकवच का अपग्रेड। पहला घटक जिसे अपग्रेड करना था वह बिल्कुल स्पष्ट था। वीर ने बिना किसी संकोच के अग्नि ऊर्जा ढाल स्नग शील्ड को चुना। एक बार सक्रिय होने पर यह पुष्पक के ढांचे की सतह पर एक अभेद्य ऊर्जा क्षेत्र बना देता था। ये किसी भी नक्षत्र युद्धपोत की सुरक्षा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति होती है। वीर के पास त्रिलोक बाजार था। यदि वह व्यवस्थित रूप से साधना करता रहा तो वह समय के साथ अमरता प्राप्त कर सकता था। इसलिए अज्ञात नक्षत्र क्षेत्रों की खोज करते समय जीवित रहना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। अगर जान बचेगी तभी तो व्यापार होगा। हालांकि इस घटक को मजबूत करने के लिए न केवल भूखंड सार और अग्नि बिंदुओं की आवश्यकता थी, बल्कि एक विशेष वस्तु की भी जरूरत थी जिसे प्राण नाभि लाइफ कोर कहा जाता था। वीर इस वस्तु से अच्छी तरह परिचित था। विशाल नक्षत्र सागर में रहने वाले अधिकांश जीव मरने के बाद अपने शरीर में एक विशेष क्रिस्टल छोड़ जाते हैं। ये क्रिस्टल उस जीव द्वारा जीवन भर अवशोषित की गई ऊर्जा का सार होता है। प्राण नाभि को एक सार्वभौमिक संसाधन माना जाता था और ब्रह्मांड की कई सभ्यताएं इसे अपनी मुद्रा प्रणाली का हिस्सा मानती थीं। भारतीय नक्षत्र सभ्यता में भी यही नियम लागू था। इसे किसी भी बड़े व्यापारिक संघ या पारिवारिक प्रतिष्ठानों में विनिमय किया जा सकता था। वीर अपने घर से निकला और सीधे पूर्व गंगा नक्षत्र शॉपिंग मॉल की ओर बढ़ा, जो उसके आवासीय क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं था। ये जियांग्युआन शहर के कई मॉल्स में से एक था। यहाँ व्यापारियों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वीर जैसे नए जागृत पायलट के लिए यह पर्याप्त था। 15 मिनट तक कीमतों की तुलना करने के बाद वीर ने जरूरी प्राण नाभि क्रिस्टल्स खरीदे। वह घर वापस नहीं भागा, बल्कि मॉल के भीतर ही युद्धपोत सुदृढ़ीकरण क्षेत्र में गया और पुष्पक को सूक्ष्म रूप से सक्रिय किया। सिस्टम, क्या आप पुष्पक की ऊर्जा ढाल को स्तर 0 से स्तर 1 पर अपग्रेड करना चाहते हैं? लागत 1 यूनिट सार जोड़ 100 अग्नि बिंदु जोड़ 5 प्राण नाभि। पुष्टि, वीर ने दृढ़ता से कहा। सिस्टम, क्या आप स्तर 1 से स्तर 2 पर जाना चाहते हैं? लागत 3 यूनिट सार जोड़ 200 अग्नि बिंदु जोड़ 6 प्राण नाभि। 4 लगातार अपग्रेड के बाद वीर ने ऊर्जा ढाल को स्तर 4 तक पहुंचा दिया। वह और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन पुष्पक के इंजन से जुड़े अग्निकोष स्नगपुर के 1000 बिंदु खत्म हो चुके थे। उसे इंतजार करना पड़ा। सौभाग्य से इंजन हर सेकंड 9 बिंदु स्टोर कर रहा था और 2 मिनट से भी कम समय में कोष फिर से भर गया। 2 मिनट बाद वीर ने फिर से सुदृढ़ीकरण शुरू किया। अंततः उसने ऊर्जा ढाल को स्तर 7 तक पहुंचा दिया। इस पूरी प्रक्रिया में कुल 59 यूनिट सार, 56 प्राण नाभि और 2800 अग्नि बिंदु खर्च हुए। अग्नि ऊर्जा ढाल लव 7। तारांकन गुणवत्ता रंगहीन। तारांकन ऊर्जा खपत 10 बिंदु प्रति सेकंड। तारांकन सुरक्षा मान 18।
तारांकन ढाल मार्क शील्ड वैल्यू 18018 तारांकन रिचार्ज समय 23 सेकंड, ओवरलोड के बाद अंतराल 46 मिनट। तारांकन अगला अपग्रेड 15 यूनिट सार 800 अग्नि बिंदु 12 प्राण नाभि। वज्रकाया का कवच यान प्लेटिंग का सुदृढ़ीकरण। ऊर्जा ढाल को स्तर 7 तक पहुंचाने के बाद भी वीर को चैन नहीं था। एक पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति के रूप में जीवन ही संसार की सबसे बड़ी वस्तु है का विचार उसके भीतर गहराई तक समाया हुआ था। इसलिए उसने तुरंत यान कवच हलामर को मजबूत करना शुरू किया। हालांकि इस कवच की रक्षा शक्ति ऊर्जा ढाल जितनी प्रभावशाली नहीं थी, फिर भी यह यान की सुरक्षा का दूसरा स्तंभ था। यदि ऊर्जा ढाल टूट जाए तो यही कवच पायलट की जान और यान के ढांचे को मलबे में बदलने से बचाता था। कुछ ही मिनटों में यान कवच भी स्तर 7 पर पहुंच गया। लेकिन इस घटक के हर अपग्रेड के लिए परिष्कृत लोहे रिफाइंड आयरन की आवश्यकता थी। स्तर 7 तक पहुंचने में कुल 28 टन लोहा लगा, जिसकी कीमत 28 यूनिट सार के बराबर थी। कुल मिलाकर कवच पर 77 यूनिट सार खर्च हुआ। यान कवच लव 7। तारांकन गुणवत्ता रंगहीन। तारांकन ऊर्जा खपत 3 बिंदु प्रति सेकंड। तारांकन रक्षा मान 18। तारांकन अगला अपग्रेड 15 यूनिट सार 800 अग्नि बिंदु 8 टन लोहा। हृदय की शक्ति अग्नि इंजन का उन्नयन। जब ढाल और कवच दोनों स्तर 7 पर पहुंच गए तो एक नई समस्या खड़ी हुई। दोनों को एक साथ चलाने पर ऊर्जा की खपत बहुत बढ़ गई थी, जो सामान्य अग्नि इंजन की आपूर्ति क्षमता से अधिक थी। यदि वीर किसी अज्ञात नक्षत्र क्षेत्र में युद्ध के दौरान ढाल को निरंतर सक्रिय रखना चाहता था तो इंजन को मजबूत करना अनिवार्य था। वीर ने बिना समय गंवाए इंजन पर काम शुरू किया। इंजन को स्तर 4 तक बढ़ाओ। जैसे ही उसने अपग्रेड बटन दबाया, उसके पास केवल 9 प्राण नाभि शेष बची, जो 5वें अपग्रेड के लिए काफ़ी नहीं थीं। वीर ने तुरंत 20 यूनिट सार खर्च करके 200 और प्राण नाभि खरीदी। आखिरकार उसने इंजन को भी स्तर 7 तक पहुंचा दिया। अब उसके इंजन के आंकड़े भी प्रभावशाली थे। अग्नि इंजन लव 7। तारांकन गुणवत्ता रंगहीन। तारांकन ऊर्जा खपत 4 बिंदु प्रति सेकंड। तारांकन ऊर्जा आपूर्ति 24 बिंदु प्रति सेकंड। अब ये ढाल और कवच दोनों को आसानी से संभाल सकता था। तारांकन ओवरलोड के बाद अंतराल 23 मिनट। तारांकन अग्निकोष स्नगपूल 1700 बिंदु। तारांकन अगला अपग्रेड 15 यूनिट सार 800 अग्नि बिंदु 12 प्राण नाभि। पुष्पक का डंक मुख्य तोप का तेज। सुरक्षा के बाद अब बारी थी प्रहार की। भले ही यह एक कल्याणकारी मिशन था, लेकिन अंतरिक्ष के जीव कभी भी हमला कर सकते थे। वीर नहीं चाहता था कि उसका पुष्पक केवल एक ढाल बनकर रह जाए। उसे काटनी भी आनी चाहिए थी। मुख्य तोप स्नग में कैनन को अपग्रेड करने के लिए प्राण नाभि की जरूरत नहीं थी, केवल सार और अग्नि बिंदुओं की आवश्यकता थी। वीर ने इसे स्तर 5 तक पहुंचाया, जिसमें 25 यूनिट सार और 1500 अग्नि बिंदु खर्च हुए। अग्नि मुख्य तोप लव 5। तारांकन गुणवत्ता रंगहीन। तारांकन ऊर्जा खपत 20 बिंदु प्रति प्रहार। तारांकन शक्ति पावर 16 लव 0 पर यह केवल 11 थी। तारांकन रिचार्ज 4 सेकंड, अंतराल 8 सेकंड। अपग्रेड के बाद मुख्य तोप न केवल शक्तिशाली हो गई थी, बल्कि इसके रिचार्ज होने का समय भी कम हो गया था। अब पुष्पक पहले से कहीं ज्यादा घातक प्रहार करने में सक्षम था। बाजार में हलचल और व्यापार की गूंज। सुदृढ़ीकरण का काम पूरा करने के बाद वीर ने पुष्पक को वापस अपने माथे के अग्नि द्वार में समेट लिया। लेकिन जैसे ही वह मॉल से बाहर निकलने वाला था, उसके गले में लटके त्रिलोक बाजार आदेश मार्केट टोकन ने एक धीमी गूंज पैदा की। वीर ने अपनी चेतना को बाजार के भीतर भेजा। वह ये देखकर हैरान रह गया कि उसके बाजार की खाली दुकानों में से एक में एक धुंधली सी आकृति बैठी थी। कोई ग्राहक आया है। वीर का दिल तेजी से धड़का। उसने अभी तक कोई द्वार स्पेशल गेट नहीं खोला था, फिर यह जीव यहाँ कैसे आया? वह तुरंत बाजार के भीतर पहुंचा। वहां एक छोटा, झुककर चलने वाला जीव बैठा था, जिसकी त्वचा नीली थी और उसकी 4 आंखें थीं। वह एक मरकत नक्षत्र एमरल्ड सेक्टर का व्यापारी लग रहा था। नमस्ते, बाजार के स्वामी, उस जीव ने एक टूटी फूटी आवाज में कहा, जो बाजार के अनुवादक सिस्टम के माध्यम से वीर को समझ आ रही थी। मैं भटक गया था। मेरे यान का स्थानिक इंजन खराब हो गया और मैं इस शून्य की दरार में खींचा चला आया। क्या यहाँ कुछ ईंधन मिल सकता है? वीर ने अपनी घबराहट पर काबू पाया। यह उसका पहला वास्तविक व्यापार था। ईंधन तो है, वीर ने गंभीरता से कहा, लेकिन उसके बदले तुम्हारे पास क्या है? मुझे सोने या चांदी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे नक्षत्र सागर के चमत्कार चाहिए। उस नीले जीव ने अपनी झोली से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला। यह एक वायुपाषाण विंडस्टोन है। ये बहुत दुर्लभ नहीं है, लेकिन अगर इसे यान के इंजन में लगाया जाए तो ये यान की गति को 5% तक बढ़ा सकता है। वीर के सिस्टम ने तुरंत उस पत्थर का मूल्यांकन किया। मूल्यांकन वायुपाषाण निम्न श्रेणी। मूल्य 50 यूनिट, स्तर 0 भूखंड सार के बराबर।
वीर ने उसे 5 यूनिट शुद्ध ऊर्जा सेल और कुछ पोषक कैप्सूल दिए, जिनकी कीमत बाजार में बहुत कम थी। उस व्यापारी के लिए वे चीजें जीवन बचाने वाली थीं। सौदा पक्का, वीर ने कहा। सिस्टम, त्रिलोक बाजार का पहला सफल व्यापार। लेन देन मूल्य 50 यूनिट सार। अपग्रेड लक्ष्य 50/100। वीर को एहसास हुआ कि बाजार को अपग्रेड करना उतना कठिन नहीं होगा जितना उसने सोचा था। एक गुप्त साजिश की आहट। जब वीर वापस घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके संचार यंत्र कम्युनिकेटर पर एक गुप्त संदेश आया था। ये संदेश अकादमी के किसी अज्ञात छात्र की ओर से था। वीर, कल के मिशन में सावधान रहना। मैंने सुना है कि अग्नि सेना के कुछ सीनियर कैडेट्स को तुम्हारी, पुष्पक और तुम्हारे परिवार के पुराने इतिहास में दिलचस्पी है। वे बंज क्षेत्र के अंधेरे का फायदा उठाकर तुम्हारा यान छीनने की योजना बना रहे हैं। वीर ने संदेश को डिलीट कर दिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। छीनने की योजना। वीर ने अपनी मुट्ठी कसी। उन्हें नहीं पता कि उन्होंने किस शेर की पूंछ पर पैर रखा है। पुष्पक अब केवल एक शटल नहीं है, वह एक उड़ता हुआ किला है। महाशून्य की गूंज। अगली सुबह का सूरज अभी निकला ही था कि जियांग्युआन शहर के ऊपर एक विशाल काला साया छा गया। यह कोई बादल नहीं था, बल्कि एक छाया शिकारी, शैडो हंटर का टोही यान था जो सुरक्षा घेरे को तोड़कर अंदर घुस आया था। अकादमी का सायरन बज उठा। सभी कैडेट्स तुरंत अपने यानों में सवार हों। यह अब कोई अभ्यास नहीं है। हम पर हमला हुआ है। वीर ने अपने घर की छत से देखा कि शहर के चारों ओर लेजर बीम बरसने लगे थे। उसका सुरक्षा काल का मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। अब उसे सीधे युद्ध के मैदान में उतरना था। लेकिन जैसे ही उसने पुष्पक को सक्रिय किया, त्रिलोक बाजार से एक भयानक चेतावनी गूंजी। स्वामी, बाजार के महादूरी स्थानिक द्वार ने एक ऐसी ऊर्जा पकड़ी है जो इस गैलेक्सी की नहीं है। कुछ बहुत बड़ा और बहुत प्राचीन इस हमले के पीछे छिपा है। वीर ने पुष्पक के कॉकपिट में छलांग लगाई। भाड़ में जाए सुरक्षा काल। पुष्पक, पूर्ण शक्ति पर आओ। हमें आज ये साबित करना है कि भारत का नक्षत्रपुत्र किसी से कम नहीं। जैसे ही पुष्पक आकाश में उठा, उसने देखा कि हजारों छाया शिकारी यान बादलों से नीचे उतर रहे थे और उनके बीच में एक ऐसा यान था जो किसी विशाल समुद्री राक्षस जैसा दिख रहा था। आज का व्यापार खून से होगा। वीर ने अपनी तोप का ट्रिगर दबाया। एपिसोड 8, महाशून्य की अंतिम तैयारी। पुष्पक के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरणों में थी। वीर ने सुरक्षा ढाल, कवच, इंजन और तोप को पहले ही अपग्रेड कर लिया था, लेकिन अब बारी थी उस घटक की जिसे अक्सर नए पायलट नजरअंदाज कर देते थे, नक्षत्र टोही रेडा, पेट्रोल रेडा। नक्षत्र सागर स्टासी की विशालता की कल्पना करना भी कठिन है। यहाँ एक तैरते हुए भूखंड से दूसरे के बीच की दूरी अक्सर प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। एक शक्तिशाली रडार न केवल एक पायलट को रास्ता भटकने से बचाता है, बल्कि यह शत्रु की स्थिति और संसाधनों से भरे क्षुद्रग्रह बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट्स का सटीक पता लगाने में भी सहायक होता है। वीर के लिए, जो त्रिलोक बाजार का स्वामी था, संसाधनों को तेजी से खोजना ही उसकी सफलता की कुंजी थी। रडा का उन्नयन और रणनीतिक निर्णय। वीर ने रडा के पैनल पर उंगली रखी। इसे मजबूत करने के लिए वही संसाधन चाहिए थे जो मुख्य तोप के लिए लगे थे। उसने बिना हिचकिचाहट के इसे सीधे स्तर 9 लव 9 तक पहुंचाने का निर्णय लिया। भले ही वीर के पास त्रिलोक बाजार जैसा वरदान था, लेकिन वह आधिकारिक अन्वेषणों एक्सप्लोरेशंस को छोड़ना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके वह संसाधनों का अंबार लगा दे। रडा जितना सटीक होगा, व्यापार के लिए मिलने वाला माल भी उतना ही कीमती होगा। रडा को स्तर 9 तक पहुंचाने में कुल 81 यूनिट स्तर 0 भूखंड सार और 4500 अग्नि बिंदु स्नग पॉइंट्स खर्च हुए। नक्षत्र टोही रडा लव 9। तारांकन गुणवत्ता रंगहीन। तारांकन ऊर्जा खपत 3 बिंदु प्रति सेकंड। तारांकन खोज सीमा 10 प्रकाश सेकंड। अब यह एक विशाल क्षेत्र को स्कैन कर सकता था। तारांकन सटीकता 20। तारांकन अगला अपग्रेड 100 यूनिट सार और 1500 अग्नि बिंदु। वीर ने इसे स्तर 10 से ऊपर प्रथम स्तर फर्स्ट ऑर्डर ले जाने के बारे में सोचा, लेकिन फिर रुक गया। रंगहीन श्रेणी के यान की सीमा स्तर 19 तक होती है, लेकिन वीर जानता था कि वर्तमान रडा केवल एक मानक उपकरण है। भविष्य में उसे इसे किसी नीले या बैंगनी गुणवत्ता वाले रडा से बदलना ही होगा। अभी इस पर हजारों यूनिट सार खर्च करना बुद्धिमानी नहीं थी, क्योंकि उपकरण बदलते समय खर्च किया गया सार वापस नहीं मिलता। इसके अलावा उसके पास अब सार की कमी होने लगी थी। शुरुआती 1240 यूनिट सार में से वह 300 से अधिक पहले ही यान के अंगों पर खर्च कर चुका था। अब उसके पास 400 से कुछ कम यूनिट बचे थे, लेकिन उसे अभी अपने सबसे महत्वपूर्ण हथियार अग्निकमल रक्षक वृक्ष को अपग्रेड करना था। अग्निकमल सेना का उदय। धवल व्हाइट गुणवत्ता वाले विशेष घटकों को अपग्रेड करना रंगहीन अंगों की तुलना में कहीं अधिक महंगा था। स्तर 0 से स्तर 1 पर जाने के लिए ही 5 यूनिट सार और 500 अग्नि बिंदुओं की आवश्यकता थी।
ये भूखंड को निगलने वाली मशीन जैसा था, लेकिन वीर पीछे नहीं हट सकता था। ये अग्निकमल सैनिक फायर सनफ्लावर पपट्स आने वाले लंबे समय तक उसकी सुरक्षा की मुख्य ढाल होने वाले थे। दांत भींचकर वीर ने इस घटक को सीधे स्तर 10 लव 10 तक पहुंचा दिया। पलक झपकते ही उसके पास बचा हुआ सार कम होकर केवल 104 यूनिट रह गया। बस इतना ही, वीर ने एक गहरी सांस ली। बाकी का 104 यूनिट आपातकालीन स्थिति के लिए बचाना होगा। अन्वेषण के दौरान यदि कोई अनहोनी हुई तो उसे तुरंत मरम्मत या किसी नए अपग्रेड के लिए सार की जरूरत पड़ेगी। उसने त्रिलोक बाजार और अपने माथे के अग्नि बीज को अभी अपग्रेड न करने का फैसला किया। उसकी पहली प्राथमिकता इस कल्याणकारी अन्वेषण वेलफेयर एक्सप्लोरेशन से सुरक्षित वापस आना और अधिकतम लाभ कमाना था। जब उसने स्तर 10 के अग्निकमल रक्षक वृक्ष के आंकड़े देखे तो उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। अग्निकमल रक्षक वृक्ष लव 10। तारांकन गुणवत्ता धवल। तारांकन ऊर्जा खपत 100 बिंदु प्रति इकाई। तारांकन प्रभाव अग्निकमल सैनिक अब ये स्तर 10 के 10 सैनिकों को बुला सकता था। ये सैनिक अब केवल पुतले नहीं बल्कि प्रथम स्तर के योद्धा थे जो किसी भी घुसपैठिए को धूल चटा सकते थे। तारांकन विशेषता, ये सैनिक तब तक बने रहेंगे जब तक वे नष्ट न हो जाएं या उन्हें वापस न बुला लिया जाए। गरुड़ मशीनरी भंडार और भारी खरीद। यान तो तैयार था, लेकिन उसे अभी भी कई भौतिक मशीनों की आवश्यकता थी। वीर सीधे मॉल की ऊपरी मंजिल पर स्थित गरुड़ मशीनरी भंडार पहुंचा। ये मॉर्निंग स्टार रियासत के एक शक्तिशाली कुलीन मार्क्विस गरुड़ का शोरूम था। यहाँ के उत्पादों की गुणवत्ता की गारंटी पूरे साम्राज्य में थी। 60 साल के अनुभव 2 जन्मों को मिलाकर वाले वीर की वाक्पटुता अभी भी कम नहीं हुई थी। उसने सेल्स असिस्टेंट को अपनी बातों के जाल में ऐसा उलझाया कि उसे 5% की छूट मिल गई। वीर ने जो सामान खरीदा उसकी सूची लंबी थी। तारांकन कनिष्ठ नक्षत्र चिकित्सा किट 5 लाख क्रेडिट घायलों के इलाज के लिए। तारांकन बुनियादी नैनो रोबोट मरम्मत पैक 10 लाख क्रेडिट यान की तुरंत मरम्मत के लिए। तारांकन गजराज टाइप 1 माइनिंग वाहन 30 लाख क्रेडिट खनिज खोदने के लिए स्वचालित मशीन। तारांकन खनन वाहन टोही यंत्र 5 लाख क्रेडिट। तारांकन नागरिक एक्सोस्केलेटन सूट 2 लाख क्रेडिट सतह पर चलने के लिए सुरक्षा सूट। कुल बिल बना 52 लाख क्रेडिट। 5% छूट के बाद यह 49,40,000 क्रेडिट रह गया। वीर ने अपने खाते के बचे हुए 24 लाख क्रेडिट स्वाइप किए और बाकी के पैसे के लिए अपने अग्नि द्वार से 254 यूनिट सार बाहर निकाला। पैसे चुकाते समय वीर के दिल पर छुरियां चल रही थीं। सेल्स असिस्टेंट की चमकती आंखों के विपरीत वीर का चेहरा उतरा हुआ था। मॉल से बाहर निकलते समय उसके पास केवल 110 यूनिट सार आपातकाल के लिए बचा था। ये दुकानें तो डकैतों से कम नहीं हैं, वीर ने मन ही मन शिकायत की। एक नैनो रोबोट मरम्मत पैक की कीमत 10 लाख और उसे केवल 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो सरासर लूट है। लेकिन वह जानता था कि बिना इन उपकरणों के बंजर क्षेत्र में जाना आत्महत्या के समान है। खासकर वह गजराज माइनिंग वाहन जो स्वचालित मोड में अकेले ही पूरे पहाड़ को खोद सकता था, उसके व्यापार के लिए बहुत जरूरी था। अंतिम साधना त्रिलोक का सन्नाटा। घर लौटने के बाद वीर ने समय बर्बाद नहीं किया। वह तुरंत अपने त्रिलोक बाजार के भीतर स्थित सर्वगुण साधना कक्ष में चला गया। उसे अपनी अग्नि प्राण संचालन तकनीक को स्थिर करना था। हालांकि उसका स्तर पहले से ही 4 लव 4 था, लेकिन कक्ष का स्तर 0 होने के कारण उसे प्रगति धीमी महसूस हो रही थी। फिर भी वहां का वातावरण इतना शांत और ऊर्जा से भरपूर था कि कुछ ही घंटों में उसकी थकान मिट गई और उसकी अग्नि ऊर्जा पहले से कहीं अधिक घनी हो गई। रात भर वीर ने अपने यान पुष्पक की एक प्रणाली की जांच की। उसने उन 10 अग्निकमल सैनिकों को एक बार बाहर निकालकर उनकी ड्रिल देखी। वे धातु के पुतले किसी भी जीवित सैनिक से अधिक फुर्तीले और घातक लग रहे थे। विदाई और महाअभियान का प्रारंभ। अगली सुबह का सूरज जियांग्युआन शहर की ऊंची मीनारों के पीछे से धीरे धीरे उग रहा था। ये वीर के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। नाश्ते के बाद सोमनाथ और देवकी ने उसे गले लगाया। देवकी की आंखों में आंसू थे, लेकिन सोमनाथ का चेहरा पत्थर की तरह स्थिर था। उन्होंने वीर के कंधे पर हाथ रखा। जाओ बेटा और दिखा दो कि भारत के वीर कभी हार नहीं मानते। नक्षत्र सागर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वीर ने अपने माता पिता के पैर छुए और अपनी कलाई पर बंधी पट्टी को कस लिया। वह अकादमी पहुंचा, जहां उसकी कक्षा के सभी छात्र पहले से ही जमा थे। विक्रांत अपने धवल यान के पास खड़ा होकर एक लड़की को अपनी नई तोपों के बारे में बता रहा था। जैसे ही उसने वीर को देखा, वह मुस्कुराया। तैयार हो वीर, सुना है तुमने अपने रडा पर बहुत खर्च किया है। क्या फायदा, जब मेरा यान बिजली की तरह निकलेगा तो तुम्हारा रडा केवल मेरा धुआं ही देख पाएगा। विक्रांत हंसा। वीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल अपने यान पुष्पक को देखा, जो अभी उसके माथे के भीतर एक छोटे से प्रकाश बिंदु के रूप में सोया हुआ था। उसे पता था कि जब वह बाहर निकलेगा तो पूरी दुनिया देखती रह जाएगी।
काली गंगा पोर्टल का दृश्य। सभी छात्र शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक विशाल मंच पर पहुंचे। वहां से काली गंगा नामक एक कृत्रिम वर्महोल साफ दिखाई दे रहा था। ये पोर्टल उन्हें रियासत की सीमा से बाहर उस बंजर नक्षत्र क्षेत्र में ले जाने वाला था जहां उनकी पहली परीक्षा होनी थी। हजारों माता पिता और नागरिक वहां अपने बच्चों को विदा करने आए थे। हवा में उत्तेजना और डर का मिश्रण था। अकादमी के प्रधानाचार्य आचार्य वशिष्ठ ने मंच पर आकर अपना हाथ ऊपर किया। युवा पायलटों, आज तुम एक छात्र के रूप में जा रहे हो, लेकिन जब तुम वापस आओगे तो तुम इस साम्राज्य के रक्षक होगे। पुष्पक से लेकर वज्र तक हर यान का अपना भाग्य है, उसे खुद लिखो। प्रस्थान। एक एक करके यान आकाश में उठने लगे। पोर्टल का घेरा तेज रोशनी के साथ गूंजने लगा। जाल का पहला झटका। जैसे ही वीर का पुष्पक पोर्टल की सीमा में घुसा, अचानक उसके लव 9 रडार ने एक तीखी आवाज की। चेतावनी, पोर्टल की ऊर्जा अस्थिर है। स्थानिक निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स में हेरफेर किया गया है। वीर का दिल धड़का। उसने अपने सामने वाले यान विक्रांत के यान को देखा। वह अचानक एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनाकर गायब हो गया। ये सामान्य जंप नहीं था। विक्रांत, रुको! वीर चिल्लाया, लेकिन संचार प्रणाली में केवल खरखराहट थी। अचानक वीर के रडार पर एक विशाल छाया उभरी। यह कोई भूखंड नहीं था, यह एक विशाल नक्षत्र मकड़ी स्टार स्पाइडर का जाला था जो पोर्टल के ठीक मुहाने पर बिछाया गया था। ये कल्याणकारी अन्वेषण नहीं है। वीर ने अपने दांत पीसे और अपनी तोपों का लीवर खींच लिया। यह एक कत्लेगाह है। पोर्टल की दीवारें फटने लगीं और वीर ने देखा कि उसका यान बंजर क्षेत्र के बजाय एक ऐसे अंधेरे इलाके की ओर खींचा जा रहा था जहां से हजारों साल पहले भी कोई वापस नहीं आया था। मृत्यु का शून्य, द वॉइड ऑफ डेथ। त्रिलोक बाजार सक्रिय करो, वीर चिल्लाया। हमें आज ही अपनी सारी शक्ति झोंकनी होगी। जैसे ही पुष्पक उस काले जाल से टकराया, एक भयानक विस्फोट हुआ और पूरी स्क्रीन सफेद हो गई। एपिसोड 9, अजनबी नक्षत्र की परीक्षा और त्रिलोक की गूंज। श्वेत मीनार नामक विशाल उड़ते हुए भूखंड पर बसे 5 प्रमुख शहरों में से एक जियांग्युआन की आबादी 2 करोड़ से भी अधिक है। हर साल यहाँ 1 लाख से ज्यादा छात्र अपनी अग्नि जागृति किंडलिंग अवेकनिंग की प्रक्रिया से गुजरते हैं। इतनी विशाल संख्या के कारण केवल प्रथम नक्षत्र अकादमी ही सब कुछ नहीं थी। भले ही प्रथम अकादमी पूरे शहर के कुलीन और मेधावी छात्रों को समेट लेती थी, फिर भी हजारों ऐसे छात्र थे जो अन्य अकादमियों में अपना भाग्य आजमा रहे थे। ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार हर बैच में सफलतापूर्वक जागृत होने वाले छात्रों की संख्या लगभग 1000 के आसपास रहती थी। आधे घंटे बाद जियांग्युआन शहर के बाहरी इलाके में स्थित महादूरी नक्षत्र प्रस्तरण मंच स्टासी डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म पर दृश्य देखने लायक था। 5000 से भी अधिक नागरिक वहां जमा हो चुके थे। ये शहर की सबसे बड़ी वार्षिक घटनाओं में से एक थी अजनबी नक्षत्र प्रस्तरण समारोह। यदि इसमें नए जागृत छात्रों, शिक्षकों और उत्सुक माता पिता को जोड़ दिया जाए तो संख्या 5 अंकों को पार कर रही थी। लगभग 20 मिनट बाद जब श्वेत मीनार नक्षत्र ब्यूरो के जिला प्रमुख ने पुष्टि की कि सभी जागृत छात्र पहुंच चुके हैं, तो प्रस्तरण डिप्लॉयमेंट की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। सबसे पहले मंच पर प्रथम अकादमी के छात्र नहीं आए। इसके विपरीत उन्हें भव्य समापन ग्रैंड फिनाले के लिए अंत में रखा गया था। जियांग्युआन के मध्य शहरी क्षेत्र से भी दूर हर 20 मिनट में आकाश की ओर एक विशाल प्रकाश स्तंभ को उठते देखा जा सकता था। हर एक स्तंभ का मतलब था कि 100 नए जागृत छात्र हजारों प्रकाश वर्ष दूर एक अज्ञात नक्षत्र सागर स्टासीक में भेजे जा चुके थे। वीर और उसके दोस्त सूरज को एक ही बैच में रखा गया था। वे एक साथ मंच पर चढ़े और जल्दी से अपने अग्नि शटल स्नग शटल्स को प्रकट किया। जब 100 शटल एक कतार में व्यवस्थित हो गए तो ब्यूरो के एक अधिकारी ने सिग्नल दिया। 1000 मीटर व्यास वाला एक प्रचंड प्रकाश स्तंभ सीधे स्वर्ग की ओर बढ़ा। जैसे ही वे 100 शटल मंच से गायब हुए, बाहर खड़े वीर के माता पिता और अन्य अभिभावक वहां से गए नहीं। उन्होंने अपने बैग से टैंक निकाले और वहीं डेरा डालना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि पहली नक्षत्र यात्रा 24 घंटे चलती है। आपातकाल की स्थिति में छात्र सक्रिय रूप से वापस लौटने का विकल्प चुन सकते थे। अपने बच्चों की चिंता में कोई भी माता पिता घर जाने को तैयार नहीं था। वे पूरी रात वहीं ठंडी हवा में इंतजार करना पसंद कर रहे थे। शून्य का आगमन और पहली चुनौती। अचानक महसूस होने वाले भारहीनता वेटलेसनेस के तीव्र एहसास ने वीर को अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। उसका यान पुष्पक इतनी जोर से थरथरा रहा था कि ऐसा लगा मानो उसके ढांचे के जोड़ चटक जाएंगे। यदि उसने पहले से अपनी सीट बेल्ट न कसी होती तो वह कॉकपिट के भीतर एक गेंद की तरह इधर उधर टकरा रहा होता। जैसे ही चक्कर आना कम हुआ, वीर के पास सुस्ताने का समय नहीं था। उसने अपने मन की घबराहट को दबाया और तुरंत डिस्प्ले स्क्रीन पर अग्नि ऊर्जा ढाल स्नग शील्ड के बटन को दबाया। वीर को अपने पुराने शिक्षक की एक बात याद आई, नक्षत्र सागर के एलियन तुम्हारे ठीक होने का इंतजार नहीं करेंगे। तुम्हें हमेशा दुश्मन से एक कदम आगे रहना होगा, चाहे हमला करना हो या भागना।
स्तर 7 तक मजबूत की गई ऊर्जा ढाल को पूरी तरह सक्रिय होने में 23 सेकंड का समय लगा। जब पुष्पक की काली सतह पर एक चमकदार सुरक्षा घेरा फैल गया, तब जाकर वीर ने राहत की सांस ली। अब उसके पास बाहर के वातावरण की जांच करने का समय था। बहुत से लोग सोच सकते हैं कि प्रस्तरण डिप्लॉयमेंट से पहले ही ढाल क्यों नहीं खोली गई। ये भारतीय नक्षत्र सभ्यता का एक सामान्य ज्ञान था। लंबी दूरी की यात्रा के दौरान यान को भारी स्थानिक दबाव स्पेशल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। यदि ढाल पहले से खुली हो तो अंतरिक्ष की शक्तियां उसे ओवरलोड कर देती हैं। एक बार ढाल ओवरलोड हो गई तो उसे फिर से चालू करने में कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा लगता है। उस दौरान यान 70% रक्षा खो देता है, जो एक आत्मघाती कदम होता। अंधकार का सन्नाटा। वीर की नज़रें रडार स्क्रीन पर पड़ीं और उसकी भौहें तन गईं। डिस्प्ले पूरी तरह काला था। इसका मतलब था कि आसपास कोई तारा, ग्रह या उड़ता हुआ भूखंड नहीं था। उसके स्तर 9 के रडार ने भी 10 प्रकाश सेकंड की सीमा में किसी विशाल खगोलीय पिंड का संकेत नहीं दिया। यहाँ तक कि मलबे का एक छोटा टुकड़ा भी रडार पर नहीं था। ये देखकर वीर को थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन उसने अपना ध्यान एक और महत्वपूर्ण चीज पर लगाया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई दुश्मन नहीं है, उसने अपने गले में लटके त्रिलोक बाजार आदेश मार्केट टोकन को हाथ लगाया। उसने अपने शरीर की अग्नि ऊर्जा को उस ताबीज की ओर मोड़ा। उसे याद था कि उसका गजराज टाइप 1 माइनिंग वाहन और अन्य भारी उपकरण अभी भी बाजार के भीतर रखे हुए थे। ये खुलना ही चाहिए, वीर मन ही मन चिल्लाया। अजनबी नक्षत्र मंडल में त्रिलोक बाजार का खुलना उसके भविष्य की सफलता की सबसे बड़ी शर्त थी। यदि वह यहाँ बाजार तक नहीं पहुँच सकता था तो उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जातीं। जैसे जैसे वह ऊर्जा प्रवाहित कर रहा था, उसका दिल बैठने लगा। ताबीज में कोई हलचल नहीं हो रही थी। ठीक उसी पल जब वह हार मानने वाला था, उसके शरीर पर एक परिचित खिंचाव महसूस हुआ। वीर की आंखों में चमक आ गई। अगले ही पल वह पुष्पक के कॉकपिट से गायब हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह त्रिलोक बाजार के शांत और सुरक्षित गलियारे में था। वहां उसका यान और सारा सामान सुरक्षित रखा था। पुष्टि करने के बाद वह वहां ज्यादा देर नहीं रुका। एक विचार के साथ वह वापस पुष्पक के भीतर पहुंच गया। अब वह पूरी तरह से इस अज्ञात नक्षत्र के अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। संसाधनों की तलाश एक कठिन डगर। नक्षत्र यात्रा के शुरुआती चरणों में एक पायलट के पास केवल 24 घंटे का समय होता है। यदि वह संसाधन जुटाना चाहता था तो बर्बाद करने के लिए एक पल भी नहीं था। नक्षत्र सागर संसाधनों से भरा तो है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कहीं भी रुककर सोना चांदी बटोर सकें। असली चुनौती उन संसाधन बिंदुओं रिसोर्स पॉइंट्स को खोजना है जहां दुर्लभ खनिज या मलबे के ढेर मौजूद हों। ब्रह्मांड की विशालता के सामने एक छोटा अग्नि शटल समुद्र में रेत के एक कण जैसा है। केवल एक दिन में किसी कीमती जगह को खोजना नामुमकिन के करीब है। यही कारण था कि अकादमी में हमेशा एक अच्छे रडार के महत्व पर जोर दिया जाता था। वीर ने अपने स्तर 7 के अग्नि इंजन को पूरी क्षमता पर चालू किया। पुष्पक प्रकाश की गति के एक अंश पर एक निश्चित दिशा में बढ़ने लगा। वीर की आंखें रडार स्क्रीन पर जमी हुई थीं। अचानक रडार पर एक हल्की बीप हुई। पहली खोज मरकत उल्कापिंड एमरल्ड एस्ट्रॉइड। लगभग 3 घंटे की यात्रा के बाद रडार ने 5 प्रकाश सेकंड की दूरी पर एक छोटे मलबे के क्षेत्र का पता लगाया। वीर ने तुरंत यान का रुख मोड़ा। जब वह करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां हजारों छोटे बड़े पत्थर तैर रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ पत्थर गहरे हरे रंग की रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे। ये तो मरकत पत्थर एमरल्ड स्टोन्स हैं। वीर की आवाज में उत्तेजना थी। ये पत्थर स्तर 0 के यान के ढांचे की मरम्मत और मजबूती के लिए बहुत कीमती माने जाते थे। वीर ने बिना देर किए पुष्पक को एक बड़े पत्थर के पास स्थिर किया और त्रिलोक बाजार से अपने गजराज टाइप 1 माइनिंग वाहन को बाहर निकाला। उसने वाहन को रिमोट कंट्रोल से सक्रिय किया। गजराज के विशाल यांत्रिक हाथ मलबे को पकड़ने लगे और उसके भीतर लगा लेजर कटर पत्थरों को चीरकर उनका सार निकालने लगा। 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वीर ने लगभग 200 यूनिट मरकत अयस्क इकट्ठा कर लिया था। लेकिन तभी रडार पर एक लाल बिंदु चमकने लगा। खतरा 0 के शिकारी वॉइड स्कैवेंजर्स। सावधान, अज्ञात यान की उपस्थिति। सिस्टम ने चेतावनी दी। मलबे के ढेर के पीछे से 3 छोटे नुकीले जहाज बाहर निकले। वे किसी एलियन सभ्यता के नहीं बल्कि 0 के शिकारियों के लग रहे थे। वे अंतरिक्ष के डाकू जो नए और कमजोर पायलटों को लूटकर अपना गुजारा करते थे। उन डाकुओं के जहाजों पर लगे चिन्ह भारतीय नहीं थे। वे संभवतः किसी पड़ोसी नक्षत्र साम्राज्य के भगोड़े थे। रेडियो पर एक कर्कश आवाज गूंजी, नए मुसाफिर, अपना सारा माल और अपना यान यहीं छोड़ दो तो शायद हम तुम्हें जिंदा वापस जाने दें, वरना यह मलबा तुम्हारा कब्रिस्तान बन जाएगा। वीर ने ठंडी मुस्कान के साथ अपनी पुष्पक की मुख्य तोप का लीवर पकड़ा। लुटेरे, मेरी पहली यात्रा में ही मुझे शिकार मिल गया। उसने अग्निकमल रक्षक वृक्ष को सक्रिय किया।
यान के कार्गो बे से 10 अग्निकमल सैनिक फायर सनफ्लावर पपट्स बाहर निकले। वे शून्य में स्वतंत्र रूप से तैर सकते थे। उनकी आंखों की लाल रोशनी डाकुओं के लिए काल का संदेश थी। युद्ध। पुष्पक का पहला प्रहार। डाकुओं ने पहला हमला किया। उनकी लेजर बीम पुष्पक की स्तर 7 की ढाल से टकराई, लेकिन ढाल केवल 2% कम हुई। मेरी बारी, वीर ने कहा। मुख्य तोप चार्ज 100%। एक प्रचंड ऊर्जा का गोला पुष्पक से निकला और सीधे बीच वाले डाकू के जहाज से टकराया। विस्फोट इतना भयानक था कि वह जहाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। बाकी 2 डाकू सन्न रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक नया जागृत छात्र इतनी शक्तिशाली तोप और ढाल लेकर घूम रहा होगा। तभी वीर के 10 अग्निकमल सैनिकों ने बाकी 2 जहाज़ों पर बोर्डिंग हमला कर दिया। वे रोबोटिक सैनिक जहाज़ों की दीवारों को फाड़कर अंदर घुस गए। भीतर से चीखें सुनाई देने लगीं, जो अंतरिक्ष के सन्नाटे में रेडियो के माध्यम से वीर तक पहुंच रही थीं। 5 मिनट के भीतर ही युद्ध समाप्त हो गया। वीर ने उन नष्ट जहाज़ों के मलबे से कीमती पुर्जे और प्राण नाभि लाइफ कॉज इकट्ठा किए। उसे कुल 30 प्राण नाभि और 50 यूनिट भूखंड सार प्राप्त हुआ। यह उसकी उम्मीद से कहीं अधिक था। एक प्राचीन रहस्य का द्वार। जैसे ही वीर अपनी जीत का जश्न मनाने वाला था, मलबे के सबसे गहरे हिस्से से एक प्राचीन विशाल संरचना उभरकर सामने आई। यह कोई पत्थर नहीं था, बल्कि एक विशाल नक्षत्र द्वार था जो हजारों सालों से बंद पड़ा था। द्वार पर संस्कृत जैसी दिखने वाली प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था, जिसे वीर का बाजार सिस्टम तुरंत अनुवाद करने लगा। देवलोक का पथ। केवल वह जो अग्नि और व्यापार दोनों का स्वामी है, यहाँ प्रवेश कर सकता है। अचानक वीर के गले में लटका ताबीज और वह विशाल द्वार एक साथ चमकने लगे। एक अज्ञात खिंचाव पुष्पक को उस द्वार के भीतर खींचने लगा। नहीं, अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं। वीर ने इंजन को पीछे की ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। द्वार के भीतर से एक ऐसी आवाज़ आई जो सीधे वीर की आत्मा से बात कर रही थी। वीरपुत्र, तुम्हारा असली प्रशिक्षण अब शुरू होता है। त्रिलोक बाजार का असली स्वामी बनने के लिए तुम्हें उस चीज़ का सामना करना होगा जिसे देवों का क्रोध कहा जाता है। एक तेज सफ़ेद रोशनी ने सब कुछ ढक लिया। पुष्पक उस प्राचीन द्वार के पार चला गया, एक ऐसी जगह जहां आज तक भारत का कोई भी नक्षत्रवीर नहीं पहुंचा था। एपिसोड 10 अग्निकमल योद्धा और लघु अवशेष पट्टी। आधे घंटे से अधिक का समय बीत चुका था। वीर की आंखों की चमक धीरे धीरे कम होने लगी थी और उसके चेहरे पर थकान के कारण पीलापन छा गया था। वह लगातार अपने पुष्पक के डैशबोर्ड को देख रहा था, लेकिन स्क्रीन पर केवल अनंत अंधेरा और सन्नाटा था। क्या मैं वास्तव में इतना बदकिस्मत हूं कि अपने पहले नक्षत्र अन्वेषण में ही नक्षत्र सागर के शून्य क्षेत्र स्टार सी वॉइड बेल्ट में आ गिरा? वीर ने हताशा में बुदबुदाते हुए कहा। करोड़ों साल पहले हुए महाब्रह्मांडीय महाविस्फोट ने अनगिनत ब्रह्मांडीय टुकड़े पीछे छोड़ दिए थे। हालांकि ये नक्षत्र सागर इतना विशाल था कि इसे प्रकाश वर्षों में भी नहीं मापा जा सकता था। परिणामस्वरूप पूरे अंतरिक्ष में बिखरे हुए ब्रह्मांडीय भूखंड कॉस्मिक लैंड फ्रैगमेंट्स हर जगह मौजूद नहीं थे। जो क्षेत्र इन टुकड़ों से वंचित रह गए, उन्हें नक्षत्र सागर का शून्य क्षेत्र कहा जाता था। आमतौर पर विभिन्न नक्षत्र सभ्यताएं उन क्षेत्रों को शून्य क्षेत्र मानती हैं जिनका व्यास 10,000 प्रकाश वर्ष से अधिक हो और जहां कोई उड़ता हुआ भूखंड, क्षुद्रग्रह पट्टी एस्ट्रॉइड बेल्ट या लघु अवशेष पट्टी स्मॉल फ्रैगमेंट बेल्ट न हो या बहुत कम हो। ये वे क्षेत्र हैं जहां कोई भी नक्षत्र सभ्यता अपने कदम नहीं रखना चाहती, क्योंकि खगोलीय संरचनाओं की कमी का सीधा अर्थ है संसाधनों की घोर दरिद्रता। यदि वीर वास्तव में ऐसे ही किसी क्षेत्र में फेंक दिया गया था, तो वह केवल अपनी किस्मत को ही दोष दे सकता था। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। 1 घंटे तक प्रकाश की गति से यात्रा करने के बाद पुष्पक के स्तर 9 के नक्षत्र टोहीरेडा ने अंततः एक महत्वपूर्ण आकार की अवशेष पट्टी का पता लगाया। ये देखते ही वीर की आंखों में फिर से जान आ गई। उसने तुरंत शटल की दिशा मोड़ी और सीधे उस अवशेष पट्टी की ओर बढ़ गया। भले ही सभी संसाधन बिंदुओं में लघु अवशेष पट्टी का मूल्य सबसे कम माना जाता है, ये क्षुद्रग्रह पट्टियों और नक्षत्र भूखंडों के सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी वीर के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। भारतीय नक्षत्र साम्राज्य किंडलिंग ह्यूमन सिविलाइजेशन के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पहली बार अजनबी नक्षत्र में जाने वाले पायलटों की मृत्यु दर केवल 5% है। लेकिन इस छोटी मृत्यु दर के पीछे एक और कड़वा सच छिपा है। सफलतापूर्वक वापस लौटने वाले शेष 95% पायलटों में से 70% से अधिक को वहां कुछ भी हासिल नहीं होता। वे खाली हाथ लौटते हैं। इसलिए वीर को अच्छी तरह पता था कि उसने जो अवशेष पट्टी खोजी है वह कितनी अनमोल है। भले ही वह जानता था कि जहां भी अवशेष पट्टी होती है, उसके आसपास कहीं न कहीं एक नक्षत्र भूखंड स्टार सी फ्लोटिंग लैंड अवश्य मौजूद होता है, फिर भी वीर का उस अज्ञात भूखंड को खोजने का कोई इरादा नहीं था। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, वह सीधे इस अवशेष पट्टी पर धावा बोलने वाला था। एक अग्नि शटल स्नग शटल के रूप में, जिसका हाल ही में जन्म हुआ था। भले ही उसके पास उसके माता पिता और त्रिलोक बाजार
का समर्थन था, फिर भी प्रकाश वर्षों में फैले नक्षत्र सागर के सामने वह समुद्र में एक बूंद के समान था। पाठ्यपुस्तकों में लिखा था कि लघु अवशेषों से कुछ ही दूरी पर एक नक्षत्र भूखंड अवश्य मौजूद होता है, लेकिन यहाँ कुछ ही दूरी शब्द सापेक्ष था। हकीकत में वह दूरी इतनी अधिक होती थी कि एक छोटा शटल 24 घंटों के भीतर वहां पहुंच ही नहीं सकता था। यदि वह उस अज्ञात भूखंड की तलाश में निकलता तो सबसे अधिक संभावना ये थी कि सटीक निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स मिलने से पहले ही उसका 24 घंटे का समय समाप्त हो जाता। उसने सोचा, उस अज्ञात भूखंड पर पहुंचने के चक्कर में समय बर्बाद करने से बेहतर है कि मैं सामने मौजूद इस अवशेष पट्टी को खंगालूं। भले ही यहाँ दुर्लभ संसाधन कम हो, लेकिन ये वे संसाधन हैं जिन्हें मैं अभी अपनी मुट्ठी में कर सकता हूँ। इसके अलावा उसके पास बाजार में गजराज टाइप 1, एंग्री टाइगर टाइप 1 माइनिंग वाहन भी थे। यदि गुणवत्ता कम थी तो वह मात्रा क्वांटिटी से उसकी भरपाई कर लेगा। अग्निकमल योद्धाओं का आह्वान। जल्द ही पुष्पक सफलतापूर्वक अवशेष पट्टी के बाहरी छोर पर पहुंच गया। ये पुष्टि करने के बाद कि यह वास्तव में एक लघु अवशेष पट्टी ही है, वीर ने अपनी आंतरिक उत्तेजना को नियंत्रित किया। सबसे पहले उसने शटल के गोदाम में रखे नागरिक एक्सोस्केलेटन सूट को निकाला। इसे पहनने के बाद उसने पुष्पक के एकमात्र विशेष घटक को सक्रिय किया, अग्निकमल रक्षक वृक्ष, फायर सनफ्लावर सोल्जर ट्री। जैसे ही उसने अपने अग्निकोष स्नकपूल से ठीक 1000 बिंदु खर्च किए, यान के भीतर से लाल रोशनी फूटी और 2 मीटर से अधिक ऊंचे गहरे लाल रंग के 10 अग्निकमल योद्धा प्रकट हुए। उनके शरीर से उठती हुई भीषण गर्मी और उनके शांत लेकिन घातक खड़े होने के अंदाज को देखकर वीर की आंखों में संतोष छा गया। ये 10 प्रथम श्रेणी रैंक 1 के योद्धा इस अवशेष पट्टी के अन्वेषण के लिए उसके आत्मविश्वास का आधार थे। भले ही वे अभी पहले स्तर पर थे, लेकिन वे किसी भी प्रथम श्रेणी के एलियन जीव का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त थे। नाम अग्निकमल योद्धा। गुणवत्ता धवल व्हाइट। श्रेणी प्रथम। सीमा द्वितीय। स्तर लव 10। सक्रिय क्षमता कोई नहीं। निष्क्रिय क्षमता प्रचंड ज्वाला अग्नि तत्व के सैनिक होने के कारण इनके प्रहारों में अतिरिक्त जलन और झुलसाने वाली क्षति होती है। विवरण एक खोई हुई सभ्यता का उत्पाद। गुणवत्ता सामान्य है। वीर ने 10 योद्धाओं को अपने चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाने का आदेश दिया। फिर उसके माथे के बीचों बीच एक हल्की चमक उभरी। अगले ही पल उसके पैरों के नीचे मौजूद पुष्पक अचानक गायब हो गया और उसके माथे के अग्नि द्वार किंडलिंग एंसेस्ट्रल एपर्चर में समा गया। अब वीर और उसके 10 योद्धा सीधे अंतरिक्ष के शून्य में तैर रहे थे। अंतरिक्ष की ठंडक और दबाव ने तुरंत वीर के शरीर को बेचैन कर दिया। एक सामान्य इंसान के रूप में, जिसकी प्राण संचालन तकनीक केवल स्तर 4 पर थी, वह बिना किसी सुरक्षा के अंतरिक्ष में लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता था। सौभाग्य से एक्सोस्केलेटन सूट उसे ऑक्सीजन और स्थिरता दे रहा था। वीर ने योद्धाओं को वहीं रुकने का आदेश दिया और खुद 2 मिनट के लिए त्रिलोक बाजार के भीतर गया। जब वह वापस आया तो उसने पुष्पक को फिर से प्रकट किया, लेकिन इस बार यान के केबिन के भीतर कई भारी मशीनें रखी हुई थीं। वीर ने 2 योद्धाओं की मदद से गजराज टाइप 1 माइनिंग वाहन पर सर्वेक्षण यंत्र सर्वे इंस्ट्रूमेंट फिट किया। अब पुष्पक धीरे धीरे अवशेष पट्टी के भीतर बढ़ने लगा। ये पट्टी हजारों किलोमीटर तक फैली हुई थी, जिसमें छोटे बड़े पत्थर और मलबे बेतरतीब ढंग से तैर रहे थे। यहाँ जरा सी भी लापरवाही यान को मलबे में बदल सकती थी। मलबे के बीच संसाधनों की खोज। पुष्पक के भीतर लगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आई सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया। गजराज के रडार ने 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर पत्थर को स्कैन करना शुरू किया। जैसे ही किसी पत्थर के भीतर धातु या खनिज का संकेत मिलता, सिस्टम तुरंत अलर्ट जारी करता। बाएं हाथ के निर्देशांक पर कृष्ण तांबा ब्लैक कॉपर का विकिरण मिला है, अनुमानित मात्रा 100 किलोग्राम। सामने एक मध्यम आकार के टुकड़े पर परिष्कृत लोहा फाइन आयन मिला है, अनुमानित मात्रा 50 किलोग्राम। बाएं निर्देशांक पर स्वर्ण की उपस्थिति, अनुमानित मात्रा 200 किलोग्राम। वीर ने इन अलर्ट्स को सुना, लेकिन उसने यान नहीं रोका। कृष्ण तांबा, लोहा और सोना, ये तो सामान्य संसाधन है, वीर ने मन ही मन सोचा। मात्रा भी बहुत कम है। अगर मैं हर 100-200 किलोग्राम के लिए रुकने लगा तो मेरा पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। एक छोटे शटल के लिए हर बार खनन वाहन को तैनात करना और वापस समेटना कम से कम 1 घंटे की प्रक्रिया थी। इतने कम संसाधनों के लिए इतना समय देना बेवकूफ़ी थी, क्योंकि इनकी कुल कीमत 1 यूनिट स्तर 0 भूखंडसार के बराबर भी नहीं थी। एक गुप्त उपस्थिति का संकेत। जैसे जैसे वीर अवशेष पट्टी के और गहरे हिस्से में जा रहा था, रडार की बीप और तेज हो गई। अचानक रडार पर एक विशाल बैंगनी रंग का संकेत उभरा। चेतावनी, उच्च घनत्व वाली ऊर्जा का पता चला है। निर्देशांक X पर एक विशाल चट्टान है। ऊर्जा का प्रकार नक्षत्र क्रिस्टल, स्टार क्रिस्टल्स। वीर के कान खड़े हो गए। नक्षत्र क्रिस्टल, यह कोई सामान्य खनिज नहीं था। ये यान के ऊर्जा ढाल और इंजन को तुरंत रिचार्ज करने के काम आता था। बाजार में इसकी कीमत बहुत अधिक थी।
लेकिन जैसे ही वीर उस विशाल चट्टान की ओर बढ़ा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वह चट्टान अकेले नहीं थी। उसके चारों ओर 7-8 छोटे काले रंग के यान मंडरा रहे थे। वे यान भारतीय नहीं थे। वे एक छाया लुटेरे शैडो स्कैवेंजर्स थे, अंतरिक्ष के वे जीव जो अवशेष पट्टियों में घात लगाकर बैठते थे। वीर ने अपनी मुट्ठी कसी। तो ये लुटेरे भी यहाँ पहुँच गए। उन्हें लगा होगा कि एक अकेला शटल उनके लिए आसान शिकार होगा। वीर ने पुष्पक को एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपाया। उसने अपने 10 अग्निकमल योद्धाओं को सक्रिय किया। सुनो, वीर ने योद्धाओं को निर्देश दिया। हम सीधे हमला नहीं करेंगे। तुम 5 दाईं ओर से और 5 बाईं ओर से घेरा बनाओ। जैसे ही मैं मुख्य तोप से प्रहार करूं, तुम उन यानों पर बोर्डिंग हमला कर देना। योद्धाओं की आंखों में लाल रोशनी तेज हो गई। वे बिना आवाज किए शून्य में ओझल हो गए। युद्ध, ज्वाला और इस्पात। वीर ने पुष्पक की मुख्य तोप को चार्ज किया। ऊर्जा स्तर 100%। लक्ष्य, लुटेरों का मुख्य यान। आग, एक प्रचंड ऊर्जा का गोला पुष्पक से निकला और सीधे लुटेरों के सबसे बड़े जहाज से टकराया। विस्फोट इतना जोरदार था कि आसपास के छोटे पत्थर धूल में मिल गए। लुटेरे संभल पाते इससे पहले ही वीर के अग्निकमल योद्धा उनके जहाजों की छतों पर जा गिरे। योद्धाओं ने अपनी तपती हुई तलवारें म्यान से निकालीं। उनके हर प्रहार से डाकुओं के जहाजों का लोहा पिघलने लगा। एक लुटेरे ने घबराकर रेडियो पर चिल्लाया, ये कौन है? एक साधारण शटल के पास अग्नि योद्धा कहाँ से आए? वीर ने जवाब नहीं दिया। उसने सहायक तोप से बाकी भागते हुए छोटे यानों को निशाना बनाया। युद्ध केवल 10 मिनट चला। लुटेरों के 8 यान अब कबाड़ में बदल चुके थे। वीर ने राहत की सांस ली। यह उसकी पहली वास्तविक जीत थी। लूट और लाभ। वीर ने मलबे से कीमती सामान इकट्ठा करना शुरू किया। लुटेरों के पास न केवल नक्षत्र क्रिस्टल थे, बल्कि उन्होंने पहले से ही कई अन्य कीमती खनिज भी चुरा रखे थे। वीर को मिला तारांकन नक्षत्र क्रिस्टल 50 किलोग्राम, मूल्य 100 यूनिट सार। तारांकन प्राण नाभिक रैंक 1 15 इकाइयाँ। तारांकन स्तर -0 भूखंड सार 40 यूनिट लुटेरों के तिजोरी से। अब असली काम शुरू होता है। वीर ने उस विशाल चट्टान की ओर देखा जहां से नक्षत्र क्रिस्टल का संकेत आ रहा था। गजराज, अब तुम्हारी बारी है। खनन वाहन ने अपना काम शुरू किया। जैसे ही गजराज ने चट्टान की पहली परत हटाई, वीर की आंखें फटी की फटी रह गई। चट्टान के भीतर केवल नक्षत्र क्रिस्टल नहीं थे, वहां एक चमकता हुआ सुनहरा बॉक्स रखा था। ये किसी प्राचीन सभ्यता का नक्षत्र संदूक स्टार चेस्ट था। संदूक का रहस्य। जैसे ही वीर ने उस सुनहरे संदूक को अपने हाथों में उठाया, उसके माथे का अग्नि बीज तेजी से धड़कने लगा। बाजार का ताबीज भी गर्म हो गया। संदूक के ऊपर एक चेतावनी लिखी थी, जो इसे खोलेगा वह नक्षत्रों के भाग्य को अपनी उंगलियों पर नचाएगा या उनके नीचे कुचल दिया जाएगा। वीर ने संदूक खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक पूरे अवशेष पट्टी में एक भयानक कंपन हुई। रडार पर एक विशाल लाल रंग का साया उभरने लगा जो पूरी स्क्रीन को ढक रहा था। स्वामी, भागिए। बाजार के सिस्टम ने पहली बार अपनी कृत्रिम आवाज में डर दिखाया। एक शून्य का दैत्य वॉइड बहीमौत जाग गया है। उसे संदूक की ऊर्जा ने आकर्षित किया है। वीर ने पीछे मुड़कर देखा। हजारों किलोमीटर दूर एक विशाल जीव, जिसकी लंबाई एक छोटे शहर के बराबर थी, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। उसकी एक नज़र पुष्पक को राख बनाने के लिए काफ़ी थी। पुष्पक, इंजन को ओवरलोड करो, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। वीर ने संदूक को अपनी छाती से चिपकाया और यान की ओर भागा, जबकि उस दैत्य की दहाड़ ने पूरे अंतरिक्ष के सन्नाटे को चीर दिया।